नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों चलिए आज के लेक्चर की हम बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत में कृषि की यात्रा। तो देखिए, मैंने आपको कंप्लीट लेसन ये लाइन टू लाइन पढ़ा रखा है, एक एक पॉइंट आपका समझा रखा है। तो आप सोच रहे होंगे सर आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे। आज के लेक्चर में करेंगे हम रिवीजन, और पाठ के माध्यम से ही हम रिवीजन करेंगे, ताकि नोट्स बनाकर हम आपको रिवीजन करवाऊंगा ना तो कोई ना कोई पॉइंट आपका छूट जाएगा। अगर वही पेपर में आ गया फिर आपका विश्वास थोड़ा सा कम हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े। हो सकता है कि 2-3 मिनट और ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपके सारे पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएंगे। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और जो क्लास 7 के विद्यार्थी चाह रहे थे कि उनका अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, तो उनके लिए एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7 नाम से अलग से यूट्यूब चैनल है। तो आप वहां पे जब जाएंगे, आप सर्च करेंगे एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास, तो आपके सामने चैनल आएगा, और उस चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपकी कक्षा के सभी विषय आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो भी आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सामाजिक विज्ञान भाग 2 की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी। तो भारत में कृषि की यात्रा भी, सबसे पहले आपको कुछ लाइनें दी गई हैं यहाँ पर, जो एक किसान के बारे में बताई गई है। और ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? ये हमारा एक कृषि ग्रंथ है जिसका नाम है कृषि पराशर। ठीक है, तो उसमें बताया गया है एक किसान के बारे में कि जो किसान अपने पशुओं की देखभाल करता है, उनका ख्याल रखता है, और जिस किसान को अपनी खेती के बारे में जानकारी, फसलों के बारे में कि बीजों का भंडारण किस प्रकार से करते हैं, बीजों को सुरक्षित किस प्रकार से रखते हैं, उसको मौसम के बारे में जानकारी है कि किस वर्ष के किस समय में बारिश होगी, किस समय में आपकी तापमान किस प्रकार का रहेगा, तो वो किसान कभी भी आपका नुकसान में नहीं जाएगा। उसको जो फसल होगी वो हमेशा अच्छी रहेगी भी। तो ये उस किसान के बारे में बताया गया कि किस प्रकार का किसान हमेशा लाभ में रहता है। तो ये चीज आपको पता है पहले से भी। तो हमारा मेन अध्याय जो स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से भी, भारत का कृषि का परिदृश्य। एक बार हम भारत की कृषि को देखते हैं कि भारत की कृषि में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं भी। तो सबसे पहले देखिए आपको कि भारत की कृषि में क्या है, कि आपको बताया गया है कि कृषि मानव जाति के सबसे प्राचीन व्यवसायों में से एक है भी। मानव ने जो आपके प्राचीन समय में व्यवसाय शुरू किए थे उनमें से एक क्या है, आपकी कृषि है। अब आपको बताया गया है कि कृषि में क्या क्या चीजें शामिल है भी। इसमें कृषि योग्य भूमि, मिट्टी तैयार करना, फसल उपजाना, पशुपालन, और कई क्षेत्रों में सघन कृषि के अंतर्गत व्यापक रूप से वृक्षों को उगाना भी सम्मिलित है। अब कृषि में क्या क्या आता है भी। आप कृषि, एक शब्द आपने पढ़ा कृषि। अब कृषि में काम क्या क्या होता है? इसमें कहता है कि कृषि में फसल को उपजाना, फसल के लिए मिट्टी तैयार करना, आपका पशुपालन, और कई क्षेत्रों में सघन कृषि के अंतर्गत। सघन कृषि क्या होती है? जिसमें हम खेती करते हैं ना, फसलों को उगाते हैं किसी छोटे क्षेत्र में, तो बहुत अधिक पूंजी लगाकर, मतलब आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके हम फसल जो उपजाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सघन कृषि बोलते हैं। और इसमें क्या, व्यापक रूप से वृक्षों को उगाना, जब हम पेड़ों को उगाते हैं भी, ठीक है, वो भी क्या है, आपकी कृषि के अंतर्गत आता है। ये मत समझना कि आपने एक पेड़ उगा लिया तो आपने कृषि कर ली, आप किसान बन गए भी। मतलब कि उसकी आपको पूरी फसल का उत्पादन करना, पेड़ आपको एक बड़े एरिया में लगाने हैं, ठीक है, और पूरी तरह से उसको क्या, देखभाल उनकी करनी है। कुछ क्षेत्रों में कृषक मत्स्य पालन भी करते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून भी पालते हैं। मुख्यतः कृषि के अंतर्गत खेती, पशुपालन, वानिकी और बागवानी सम्मिलित हैं। आपको मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो कृषि के अंतर्गत आपका खेती, पशुपालन, वानिकी और बागवानी आते हैं। कृषि के अंतर्गत मतलब खेती, खेती मतलब फसल को उपजाना। अब तक आपके दिमाग में यही सोच थी कि जो आपका, आपको कृषि और खेती को एक समझते थे भी। आप समझते थे सिर्फ आपका फसलों का उत्पादन करना ही क्या है, आपका कृषि है। लेकिन कृषि क्या क्या चीजें आती है? कृषि में 4 चीजें। नंबर 1 खेती, खेती करना मतलब फसल को उपजाना भी। पशुपालन भी आपका खेती में आता है। वानिकी मतलब पेड़ों को उपजाना भी, एक बड़े क्षेत्र में आप क्या है, पेड़ों को उगाते हो, आपकी वानिकी आती है भी।
और बागवानी मतलब कि आपके फलों वाले जो पौधे उनकी खेती करना, ये चारों क्या आते हैं आपके कृषि में आते हैं। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि कृषि के अंतर्गत कौन सी चार चीजें आती हैं या फिर क्या क्या आता है अभी। तो खेती, पशुपालन, वानिकी और बागवानी आप याद कर लेना। चीजें क्लियर। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर शब्द है ना, तो उसकी आपको दो तीन बातें बस ध्यान में रखनी है अभी। थोड़ा सा ये आपका ज्यादा, इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ अभी। जो आपको ध्यान में रखना है कि जो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति वो लैटिन भाषा से हुई। किससे? लैटिन भाषा से हुई है। बस आपको ये इसमें याद रखना है अभी। और एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? कृषि से संबंधित भी। अब आपको बताया गया है कुछ चीजें कि यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए, वो तथ्य आपको याद रखें भी। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य उत्पादन, मतलब जो देश का सकल घरेलू उत्पाद था ना, कि देश ने टोटल कितनी चीजों का उत्पादन किया, तो उसमें क्या था, जो कृषि और से उससे संबंधित गतिविधियां हैं भी। आप कहेंगे सर कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों का मतलब कि सरकार ने ग्रुप बना दिए भी कि उत्पादन का लोहे वाला ये ग्रुप है भी। लोहे वाले ग्रुप में लोहे से बनने वाले औजार हैं, लोहे से जो कंपनियां चलती हैं वो सारी चीज आ जाएंगी, वो हो गई। उसी प्रकार कृषि भी, कृषि में आपकी आपकी बागवानी आ गई, वानिकी आ गई, आपका पशुपालन आ गया, खेती आ गया। और जो आपका खेती के उत्पाद है ना, कृषि के उत्पाद, जैसे पटसन है, जूट है, आपका मत्स्य पालन है, ये सारी चीजें इसकी एक ग्रुप बना दिया। तो उस ग्रुप का भारत की टोटल आय में कितना योगदान था भी, तो वो योगदान था आपको 18% से थोड़ा अधिक भाग। ये आपको याद रखना है भी। ठीक है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2022-23 की जो सकल घरेलू उत्पाद था भारत का, उसमें कृषि एवं सहायक क्रियाओं का कितना योगदान था? आप कहेंगे 18%। भारत की लगभग 46% कार्यशील जनसंख्या अपने भरण पोषण हेतु कृषि और से संबंधित गतिविधियों में संलग्न है। इसने कहा कि भारत की 40% कार्यशील जनसंख्या है, वो क्या खेती में संबंधित है, खेती से वो रिलेटेड है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन है कि भारत की कितनी जनसंख्या खेती में संलग्न था? आप कहेंगे 40%। कौन सी जनसंख्या? कार्यशील जनसंख्या भी। तो यही बात बता उसने कि अधिकतर परिवार है वो किसी न किसी प्रकार से क्या है, खेती से वो संबंधित रखते हैं भी। ये चीज यहाँ पर बताई गई है भी। यहाँ पे एक फैक्ट और देखिए, मैं आपको सारे फैक्ट क्लियर करवाते हुए चलूंगा कि जो आपके टोटल किसान है भारत में, उसमें से जो 75% से जो है ना अधिक क्या है, महिलाएं हैं भी। ठीक है, 2025 के ये आंकड़े हैं भी। एक शब्द आया आपका मंडाई। मंडाई क्या होता है? जब आप फसल उगाते हैं और फसल उगकर तैयार हो जाती है, तो जब हम उसमें क्या होता है, पककर तैयार होगी, तो उसमें एक तो क्या भूसा है और साथ में क्या अनाज है। जब हम भूसे को और अनाज को अलग करते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मंडाई की कहा जाता है। उसको या तो मैनुअली मतलब मानव के द्वारा कूट कर निकाल लिया जाता है, या फिर एक मशीन आती है थ्रेसिंग, उसके द्वारा उसको अलग कर लिया जाता है भूसे और इसको अनाज को, उसको हम मंडाई बोलते हैं। सारे पॉइंट, सारे फैक्ट अब आप तुरंत रिवाइज करवा दीजिए मुझे कि कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी चार क्रियाएं आती हैं। आप कहेंगे सर कृषि के अंतर्गत एक तो आपका क्या आता है? खेती आता है। दूसरा आपका वानिकी आता है। तीसरा पशुपालन आता है। चौथा आपका बागवानी आता है। कृषि एवं सहायक क्रियाओं का कितना योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में? आप कहेंगे सर 18% से अधिक योगदान है। कितनी कार्यशील जनसंख्या कृषि से संबंध रखती है? आप कहेंगे 46, 40% के करीब भी। और हमारा क्या है कि कितने प्रतिशत आपकी महिला किसान हैं? आपकी 75% महिला किसान है। ये चीजें हमने अब तक पढ़ी है। ये 3-4 फैक्ट अभी पाठ में आए हैं भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, सारी चीजें हमें समझ में आ रही भी, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा भी। अब है भारतीय कृषि का परिदृश्य भी। जब हम भारतीय कृषि को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारतीय कृषि में क्या है, पारंपरिक और आधुनिक कृषि विधियों का एक जीवंत उदाहरण है भी। तो क्या है कि भारतीय कृषि में आपका आधुनिक विधियां भी शामिल है इसमें, और आपकी जो पुरानी पारंपरिक विधियां हैं, दोनों विधियां आपकी चलती आ रही, दोनों का मिश्रण है भी। भारतीय कृषि क्या, जो पुराने समय से हम खेती करते आ रहे हैं ना, वो भी तरीके शामिल हैं, और जो आज नए तरीके आए हैं वो भी हमने उसमें ऐड कर लिए हैं भी। जिसमें भिन्न भिन्न फसलें, अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है, गहरी सांस्कृतिक परंपराएं भी शामिल हैं। और यहाँ पर कुछ क्षेत्र दिए गए हैं कि जैसे कहाँ पर क्या उगाया जाता है। पंजाब में सुनहरे गेहूं के खेत है, कश्मीर में केसर है, उत्तर पूर्व में हरे भरे चाय के बागान, या नीलगिरी से लेकर केरल तक में हरे भरे धान। मतलब इसमें आपको आइडिया दे दिया गया है कि भारत में अलग अलग प्रकार की
फसलें उगाई जाती हैं अभी। चीजें क्लियर है आपकी यहाँ तक? तो भारतीय कृषि का परिदृश्य कैसा है कि भारत में पुरानी विधियां और आधुनिक विधियों का मिश्रण है भारतीय कृषि में भी। ठीक है, ये नहीं कि जो पुरानी विधियां थी वो हमने छोड़ दी, अब भी हम क्या कुछ पुरानी विधियों को लागू करें हमारी खेती में, और नई जो आधुनिक विधि है उनको भी हमने अपनाया है अभी। चीजें क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गई भी। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, उसमें बताया गया है कि आप जो भोजन कर रहे हैं अभी, उस भोजन में ये देखिए कि आपके आसपास कौन सी फसल उगाई जा रही है और कौन सी फसल आपके आसपास नहीं उगाई जा रही। आप सब्जी खा रहे हैं, आप सब्जी में देखा आलू हमारे यहाँ नहीं उगा रहा अभी। आप मान लो गाजर खा रहे हैं, आप सोचेंगे गाजर हमारे यहाँ नहीं उगा रहा। या फिर हो सकता है कि चावल आप खा रहे हो, कि कौन सी चीजें आपके यहाँ उगाई जा रही हैं और कौन सी नहीं भी। आप चाय पीते हो, आप देखिए क्या चाय आपके आसपास उगाई जा रही है। तो ये एक्टिविटी में आपको ये देखना है अभी। अब देखिए, आपने सोचा होगा कि फसल उगाना कई कारकों पर निर्भर करता है भी, तो आपके मन में ये विचार भी आया होगा कि हमारे यहाँ चाय क्यों नहीं उगाई जा रही। आया होगा कि हम चाय क्यों नहीं बो लेते, ठीक है, या फिर हम चावल क्यों नहीं बो लेते। अगर आपके पास चावल नहीं उगाया जाता, जो फसलें आपके पास उगाई नहीं जाती, तो आपके मन में विचार आया होगा कि कृषि है ना, फसल उगाना कई कारकों पर निर्भर करता है। उसके कई चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। तो उनमें से क्या है, मिट्टी देखना होता है, मौसम देखना होता है, कि अगर ये सारी चीजें उपयुक्त होगी ना उस फसल के लिए, तभी हम वो फसल उगाएंगे। सिर्फ एक कारक पर निर्भर नहीं करती, भी सारी चीजें हमें देखनी होती है। कोई फसल अगर उगानी होती है, तो जैसे हमें चावल उगाना है, तो चावल के लिए हमें मिट्टी देखनी होगी, वो मिट्टी है या नहीं जो चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। मौसम हमारे लिए ऐसा है या नहीं, जल की उपलब्धता है या नहीं, भूभाग की बनावट उसके चावल की खेती के अनुसार है या नहीं, ठीक है, और स्थलाकृति इत्यादि भी। अतः कृषि की कहानी इन सभी तथ्यों से जुड़ी हुई है। ये सभी तथ्य हमें पढ़ने पड़ेंगे, मिट्टी, मौसम की विभिन्नता, आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन आपका मैं यही से क्लियर कर देता हूं कि आपकी अलग अलग भागों में अलग अलग फसलें क्यों उगाई जाती है, या फिर अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें क्यों उगाई जाती है। क्योंकि जो आपकी फसल है किसी एक कारक पर नहीं निर्भर करती हुई, ठीक है, जो फसल है उसके लिए अनेक कारक हैं जो आपके क्या है उस पर निर्भर फसल करती है भी। इसलिए पूरे भारत में क्या अलग अलग प्रकार के मौसम है, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति है, अलग अलग प्रकार की जलवायु है। इसलिए पूरे भारत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन क्लियर? समझ में भी गया आंसर? ठीक है, पूरे भारत में एक जैसी जमीन होती, एक जैसी जलवायु होती, ठीक है, एक जैसी बारिश होती, एक जैसी पानी की उपलब्धता होती, तो क्या होता, पूरे भारत में एक जैसी फसलें उगाई जाती। लेकिन आपसे पूछ क्वेश्चन पूछा अलग अलग फसलें क्यों उगाई जाती है, क्योंकि जलवायु की विभिन्नता है, आपकी मौसम की विभिन्नता है, स्थलाकृति मतलब मिट्टी की विभिन्नता है, तापमान की विभिन्नता है। तो इस कारण क्या पूरे भारत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ये चीज हम देखेंगे इस अध्याय में। हम इनमें से कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जो बिंदु दे रखे ना, मिट्टी, मौसम, जल की उपलब्धता, ये हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले हम क्या है कि पीछे जाते हैं। पीछे मतलब हम शुरुआत में देखते हैं कि शुरुआत में हमने खेती है वो किस प्रकार से शुरुआत की भी। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो चलिए, अतीत की गूंज। यहाँ आपको क्या दो चार फैक्ट आपको याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं करना भी। शुरू में जब आपकी कृषि की कहानी ना प्राग ऐतिहासिक काल से आरंभ होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर प्राग ऐतिहासिक काल कैसे? अगर इस प्रकार से बताते चले ना, तो आपका फिर ये लेसन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अभी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, हमने इतिहास को तीन भागों में बांटा। एक प्राग ऐतिहासिक काल, एक आपका आद ऐतिहासिक काल, और एक आपका ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है कि जिस काल के हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। मानव ने उस टाइम कुछ नहीं लिखा, जैसे आपका आदि मानव काल, ठीक है, पाषाण काल आपका क्या प्राग ऐतिहासिक काल के अनुसार आता है। फिर दूसरा आपका आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं, मानव ने लिखा तो है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते, जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता वाला, हड़प्पा वाला भी। और तीसरा ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य में उपलब्ध है भी। तो ये कहता है कि प्राग ऐतिहासिक काल से आरंभ होती है। तो आपको यहां से तीन फैक्ट याद रखने, जो मैं फैक्ट आपको डायरेक्ट बता देता हूं। तो आपको याद करना है कि गंगा का जो मैदान है ना, गंगा के मैदान से 7-8 हजार सहस्त्र शताब्दी का मतलब हजार होता है। एक सहस्त्र मतलब आपका हजार होता है भी। मतलब 7-8 हजार साल सामान्य संवत पूर्व क्या चावल के दाने विद्यमान थे भी। ये आपको याद रखना है कि
चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? गंगा के मैदान से मिले हैं भी। दूसरा जो आपको फैक्ट है वो आपको मिला बलूचिस्तान के सिंधु सरस्वती सभ्यता से पूर्व एक स्थल था मेहरगढ़। जौ और श्री अन्न की खेती भी 7वीं सहस्त्र शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में मानी जाती है। तो जौ और आपका जो श्री अन्न है जिसको मोटा अनाज बोलते हैं उसके सबूत हमें कहाँ से मिले हैं? उसके साक्ष्य साक्ष्य मिले हैं पाकिस्तान में एक क्षेत्र है बलूचिस्तान, और वहां पे क्या मेहरगढ़, वहां से हमें क्या मिला है कि सर वहां से हमें मिला है जो और सीरियन। मेन पॉइंट आप ये याद रखिए भी, गंगा उसके मैदान से क्या मिला था हमें? चावल के दाने भी। स्टार्टिंग में क्या मिला? चावल के दाने। लगभग दोनों का समय सेम है, 7000 साल ईसा पूर्व, वो भी आपका 7-8 हजार ईसा पूर्व भी। बस गंगा के मैदान से हमें चावल के दाने मिले हैं, और जो आपका सरस्वती सिंधु का मेहरगढ़ है आपका बलूचिस्तान वाले एरिया में, ठीक है, वहां पे हमें क्या मिले? वहां में जौ और सीरियन के सबूत मिले हैं भी, या फिर साक्ष्य मिले हैं भी। उसके बाद आपको याद रखना है कि बाद में जौ और गेहूं हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसलें भी। और यहां पर क्या है आपकी? हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसलें क्या थी? जौ और गेहूं है भी। हाँ, ये भी सबूत मिला है कि वो चावल और कुछ सब्जियां उपजाते थे हड़प्पा वाले, लेकिन आपको याद रखना कि उनकी मुख्य फसलें क्या थी? उनकी मुख्य फसलें थी जौ और गेहूं। क्या थी? जौ और गेहूं। याद रह जाएगा। एक बार टाइमलाइन पे देख लेते हैं अभी। ये आपका ईसा का जन्म क्या है? इसका ईसा का जन्म है। इसके 7 या 8 हजार है। ये क्या आपका उल्टा चलता ना? तो यहाँ पे हमें क्या मिला सर? मेहरगढ़ था भी। क्या था आपका? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या मिला है? मेहरगढ़ में तो सर हमें क्या मिला? जौ और सीरियन। क्या मिला है? जौ और सीरियन। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है भी, सीरियन। और जो आपका गंगा के मैदान थे, गंगा के मैदान में क्या मिला है आपको? चावल भी। कब की बात है? 7 या 8 हजार ईसा पूर्व भी, ठीक है, जिसको सामान्य संवत पूर्व बोलते हैं। उसके बाद एक फैक्ट और आया है आपको, जो हड़प्पा वाले थे उसकी कौन सी मुख्य फसलें थी? आप कहेंगे जौ और आपकी गेहूं वहां की मुख्य फसलें थी। हालांकि वहां पे सबूत मिले हैं कि चावल और आपके सब्जियां भी उस टाइम पे उगाई जाती थी। चीजें क्लियर? हाँ सर, यहां तक हमें चीज समझ में आ गई। उसके बाद क्या है कि आपकी और भी फसलें भारत में उगानी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे कुछ फसलों के नाम दे रखे जो आज के टाइम में आप उगाते हैं। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर आपको 3 जो फसल था हमारे ऋग्वेद में, 3 फसलों के नाम दे रखे हैं कि उस टाइम किसको क्या कहा जाता था। तो तीनों नाम आपसे 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर मतलब एमसीक्यूज में भी। पहला, यव को क्या कहा जाता था? यव को जौ कहा जाता था। गोधूम आपका गेहूं को कहा जाता था। ब्रीही आपका चावल को कहा जाता था। ये 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं ऋग्वेद के अनुसार। वेदों में आपको ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। एक बार पूरा रिवाइज कर लें। कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि का मतलब फसलों के लिए भूमि तैयार करना, पशुपालन, ये सारी चीजें खेती में आती हैं। खेती के अंदर, कृषि के अंदर 4 चीजें आपको बताई थी। क्या क्या बताई थी? याद कीजिए एक बार। सर सबसे पहले खेती, फिर आपकी पशुपालन, वानिकी और बागवानी। 4 चीजें आ गई। कितना परसेंटेज था सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहायक क्रियाओं का? आप कहेंगे सर 18% के लगभग था। 22-23 में भी। कितनी कार्यशील जनसंख्या थी? आप कहेंगे सर 46% थी। कितने प्रतिशत महिला किसान? आप कहेंगे सर 75% महिला किसान है। तो हमारी कृषि का परिदृश्य किस प्रकार से भारतीय कृषि का? सर आधुनिक विधियां भी शामिल हैं, और जो आपकी ये पारंपरिक विधियां मतलब बहुत लंबे समय से चली आ रही, वो भी इसमें शामिल है। उसके बाद हम आगे अतीत में गंगा के मैदान से क्या मिले हैं? चावल के दाने। चावल के दाने कहाँ से? गंगा के मैदान से। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में एक क्षेत्र है, वहां से क्या मिला है? वहां से कहेंगे सर जौ और आपके सीरियन के हमें साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता थी आपकी, हड़प्पा सभ्यता लगा लीजिए। इसके प्रमुख फसल क्या थी? आप कहेंगे सर गेहूं और जौ थे। चावल और हमें सब्जियों के भी साक्ष्य मिले, लेकिन जो मुख्य फसल थी वो क्या थी आपकी? गेहूं और आपकी जौ थे। उसके बाद ऋग्वेद में चावल को क्या कहा गया है? आप कहेंगे सर चावल को बिरही कहा गया है, गेहूं को गोधूम कहा गया है, और जौ को यव कहा गया है। इतना आपका क्लियर हो गया, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। यदि आपको इतना याद रख लेते हैं तो आगे बढ़ जाएं। तो यहां पर देखिए, ये आपको लाइनें नजर आ रही हैं।
ये थी आपकी हड़प्पा समय के समय जो फसल बोई गई थी ना, तो उसमें भी, और ये आपकी अब के समय में भी, और अंतर फसल बोई गई है। इस प्रकार की खेती क्या बोलते हैं? अंतर फसल के सबूत मिले हैं। क्या मिले? अंतर फसल के। जब दो फसलें आपकी एक साथ बोई जाती है ना, उसको अंतर फसल या फिर सह फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर फसल या सह फसल। तो ये देखिए, हमने कहा था ना, ये विधि देखिए कब से शुरू हुई थी? हड़प्पा से। आज से लगभग 6-7 साल, 1000 साल पहले ये स्टार्ट हुई थी। आज भी वो विधि हम लागू कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो बस आपको यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि ये जो आपके कालीबंगा राजस्थान नामक का एक स्थान है, जहाँ पे हमें क्या जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं, अगर फैक्ट आपसे पूछे तो भी। ठीक है, और सिर्फ ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम पुरानी विधियां आज भी प्रयोग कर रहे हैं। अंतर फसल क्या होता है? जब हम दो फसलें एक साथ उगाते हैं ना, तो उसको अंतर फसल बोते हैं भी। ठीक है, जब हम एक ही समय में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं, उसको अंतर फसल उगाते हैं। ये आपके अंतर फसल का एक उदाहरण, अंतर फसल या सह फसल। तो ऊपर देखिए, यहाँ पे तो आपका ये गन्ना है, यहाँ तो क्या है? आपका गन्ना है, साथ में कद्दू है भी। कद्दू की बेल होती है, वो जमीन के नीचे रहेगी और ये आपका ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? एक सह फसल का या फिर अंतर फसल का आपके लिए एक उदाहरण है। चीजें क्लियर? जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? आप कहेंगे सर, जो आपका कालीबंगा स्थान राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का, वहां से हमें जुते हुए खेत के निशान मिले हैं भी। किस प्रकार की फसल बोई गई? उसमें अंतर फसल या सह फसल बोई जाती, ये भी आपसे पूछ सकता है अभी। इसने कहा कि इस काल में क्या हुआ? पशुओं को भी पालतू बनाना आरंभ कर दिया था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरीकरण से पूर्व काल से ही, मतलब कि जो नगरीकरण कब हुआ था? नगरीकरण हुआ था उनका 2600 ईसा पूर्व के आसपास, लेकिन उससे पहले से उन्होंने क्या पशुपालन आरंभ कर दिया था अभी। ठीक है, जब वो गांव में रहते थे ना, एकदम तो ऐसा नहीं कि कोई सभ्यता वो सीधे नगर बनाने लग जाएगी। वो क्या हुआ? पहले झोगी झोपड़ियों में रहेंगे, फिर आपके धीरे धीरे ईंटें बनाएंगे, फिर मकान बनाएंगे। तो उसने कहा कि जब मकान उन्होंने बनाए थे, नगर बसाने से पहले उन्होंने पशुपालन आरंभ कर दिया था। ठीक है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको कुछ चीजें जानकारी दी, ग्रंथ के नाम है, वो आपको ध्यान में रखने हैं अभी। ये तो आप बार बार पढ़ चुके, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जहाँ वे ग्रंथ है जिनसे हमें खेती की जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तमिलों का संगम साहित्य से मिलता है आपको। अमरकोश, कृषि पराशर आ गया ना। व्रामिर की वृत्त संहिता भी क्या है? व्रामिर की वृत्त संहिता। आपसे पूछ सकता है कि वृत्त संहिता किसने लिखी? व्रामिहिर ने लिखी भी। सुरपाल का वृक्ष आयुर्वेद भी, ये आपको याद रखना है कि वृक्ष आयुर्वेद हमारी खेती की कृषि संबंधित बहुत अच्छा एक बढ़िया ग्रंथ है, जो किसने लिखा? सुरपाल ने लिखा है भी। और हम कृषि पराशर पढ़ चुके हैं भी, इन सब का जिक्र दे रखा है। ये आपको फैक्ट आपको याद रखने भी। चीजें क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट नहीं? ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट आपसे बिल्कुल डिटेल में जाएगा ना, गहराई में, तो वहां से आप पूछेगा। वृत्त संहिता में आपको कलम बंधन दे रखा, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब एक पौधे की तना होता है, दूसरे पौधे की डाल होते हैं, उसको दोनों को अटैच कर देते हैं और दोनों की ग्रोथ होती है, उसको कलम बंधन हम बोलते हैं या फिर ग्राफ्टिंग बोलते हैं। आपसे डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाएगा ना, तब आपसे पूछेगा ग्राफ्टिंग का वर्णन किस में मिलता है? वो आपका मिलता है वृत्त संहिता में। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाएंगे वृक्ष आयुर्वेद की तरफ, की वृक्ष आयुर्वेद का जिक्र, लेकिन वो किस में? आपका वृत्त संहिता में है भी। ठीक है, जो आपका बीज संस्कृत है, जो वृक्ष आयुर्वेद है ना, इसमें भूमि की जुताई, बीज संस्कार, मतलब बीज को हमें किस प्रकार से सहेज कर रखना चाहिए, उसको गोबर में डाल के दूध में आपको रखना चाहिए। ठीक है, शहद वगैरह का लेपन करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको क्या बोलते हैं? बीज संस्कार बोलते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा अभी। अब जलवायु, ऋतुएं तथा फसलें कहाँ और कब क्या उगता है, इसका निर्धारण करेगी कौन सी? जलवायु, ऋतुएं तथा फसलें भी। ठीक है, तो हम देखेंगे इन दोनों का संबंध, जलवायु का संबंध है, ऋतुओं का संबंध है, कहाँ और कब क्या उगता है भी। चीजें क्लियर? अब आपको भारत की भौगोलिक तथा और जलवायु भिन्नता के भिन्न भिन्न है भी, ये आपको पता है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र, हम पहले लेसन में जो आपकी पहली बुक थी उसमें भारत की भौगोलिक विविधता पढ़ के आए कि उत्तर में आपका हिमालय है, बीच में गंगा के मैदान आ गए, रेगिस्तान भी आ गया, मध्य का पठार भी आ गया, पूर्वी पश्चिमी तट भी आ गए, आपका गंगा का डेल्टा भी आ गया, द्वीप भी आ गए, बहुत सारी विभिन्नता है अभी। भारत की भौगोलिक
भौगोलिक और जलवायु विविधता भी देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और वर्ष की भिन्न भिन्न अवधियों में उगाई जाने वाली फसलों की विविधता को प्रभावित करती है। मतलब कि भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें क्यों उगाई जाती है, किसके कारण? भारत की भौगोलिक और जलवायु विविधता के कारण भी भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं भी। ये चीज समझ में आ गई। पाठ्य पुस्तक के इस भाग में भारत की जलवायु विविधता, प्रमुख कृषि ऋतुओं और देश की कृषि मानसून की केंद्रीय भूमिका का अध्ययन करेंगे भी। हमें किसका अध्ययन करना है यहाँ पे? एक तो जलवायु की विविधता। इसमें आपको इस सवाल का जवाब मिला या नहीं कि भारत में अलग अलग फसलें क्यों बोई जाती है? क्योंकि भारत में भौगोलिक विविधता है और भौगोलिक विविधता के कारण जलवायु विविधता है भी। इसके कारण अलग अलग भागों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। साथ में कुछ और चीजें हैं भी, जैसे मिट्टी है आपकी, मानसून है, उसके कारण भी आपकी अलग अलग फसलें उगाई जाती है। लेकिन मेनली आपके दो कारण है भी। ठीक है, हमें किस किस का अध्ययन करना है? आप कहेंगे सर हमें करना है एक तो जलवायु की विविधता, एक कृषि ऋतुओं का, और देश में मानसून का भी। ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए भी इस लेसन। अगर इन तीन चीजों के बारे में आपको पता लग गया ना, तो आपका लेसन कंप्लीट समझो भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भी। सबसे पहले हम बात किसकी करें? जलवायु विविधता का भी। अभी 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री स्वेन भी, इसको कई हेन सांग भी बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? हेन सांग भी। 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किसने की? हेन सांग ने की। आगे जो हर्षवर्धन का पाठ आएगा उसमें हम हेन सांग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप इसमें भी तो उसने लिखा है, भारत के स्थान के अनुरूप जलवायु और भूमि की गुणवत्ता भिन्न भिन्न होने के कारण भी, उसने कहा स्थान के अनुरूप जलवायु भी, जैसा स्थान है वैसी वहां की जलवायु है। और उसकी भूमि की जो गुणवत्ता है ना, कहीं पे आपकी मतलब भूमि के गुण है ना, वो अलग अलग हैं भी। होने के कारण भूमि की उपज भिन्न भिन्न प्रकार की होती। वही बात बता रखी है कि भौगोलिक विविधता और जलवायु विविधता होने के कारण अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। पुष्प, पौधे, फल, वृक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी भिन्न भिन्न होते हैं भी। अलग अलग फसल, अलग अलग पौधे, अलग अलग ये आपकी वनस्पति वहां पर उगती है भी। अब हमें पढ़ना किसके बारे में? जलवायु के बारे में भी। बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको पढ़ा था भारत की जलवायु। अब आप याद कर लीजिए जलवायु के सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं कि जलवायु आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं भी। तो सबसे पहले आपको क्या, भारत का मैप बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ आपका उत्तर में हिमालय पर्वत है, यहाँ पे जलवायु कैसी होगी सर? पर्वतीय होगी या फिर अल्पाइन भी? अल्पाइन आपको पता है दूसरे महाद्वीप में एक पर्वत है, वहाँ उसका नाम अल्पस है, तो उसकी जलवायु भी बहुत ठंडी है। और यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी, इसके कारण इसको अल्पाइन जलवायु क्षेत्र बोलते हैं, जो हिमालय क्षेत्र है भी। जब आप हिमालय से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मौसम न तो ठंडा न गर्म, न तो ठंडा न गर्म, मतलब शीत प्लस में उष्ण शीतोष्ण। क्या होगा आपका? शीतोष्ण। क्या होगा आपका? शीतोष्ण। तो ये आपकी निचले हिमालय है, वहां क्या हो गया आपका? शीतोष्ण जलवायु हो गई। ऊपर वाले में याद रह जाएगी पर्वतीय या अल्पाइन, यहाँ क्या आपकी? शीतोष्ण भी। उसके बाद यहाँ पे भी गंगा के मैदान आ गए सर, गंगा के मैदान आ गए, यहाँ पे जलवायु कैसी है? तो आपको वैसे तो उपोषण है, याद रखो तो उपोषण, लेकिन आपको याद रखना है कि गंगा के मैदान में बहुत ज्यादा खाद्य पदार्थ होते हैं जो पेट भरते पोषण करते हैं। तो आपको समझ पोषण किस में आता? उपोषण में। तो उपोषण यहाँ की जलवायु गंगा के मैदान की भी। फिर आपका क्या बच गया? आपका शुष्क भी। क्या है आपका? शुष्क। शुष्क कहाँ पर होगा? शुष्क जहां पर बारिश बिल्कुल कम होती होगी। बारिश कहाँ कम सर? एक तो हमारा थार मरुस्थल है। क्या है आपका? थार मरुस्थल है। और ये आपका मध्य है। क्या है आपका? मध्य दक्कन पठार है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपकी जो है बारिश बहुत कम होती है। तो इतनी कभी भी कम नहीं होती, रेगिस्तान जितनी। इसको बोल दिया शुष्क और इसको बोल दिया अर्ध शुष्क भी। इसको क्या बोल दिया? अर्ध शुष्क। चीजें क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक हमें चीजें क्लियर होगी, या इतने भारत में आपको समझ में आ गई? हाँ सर, इतने भारत में समझ में आ गई। अब हम बाकी भारत की बात करते हैं। अब होगी नीचे दक्षिण भारत में ना, उसमें जलवायु कैसी है? उष्ण। क्या है आपकी? उष्ण। उष्ण कहाँ पर सर? यहाँ पर उष्ण, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर भी उष्ण भी। ठीक है, द्वीपों भी क्या है? उष्ण है। बाकी भारत में पूरे क्या? उष्ण जलवायु है। लेकिन कई जगह आपको उष्ण के साथ आर्द्र जलवायु भी लगाना पड़ेगा। आर्द्र, जो समुद्र के किनारे होंगी ना, उसको हम आर्द्र बोलेंगे, क्योंकि उसमें नमी होगी। तो यहाँ पे जो जलवायु होगी आर्द्र, यहाँ पे होगी आर्द्र, यहाँ पे भी उष्ण आर्द्र,
उष्ण प्लस में आर्द्र, ये बात उष्ण तो है ही है, आर्द्र कहाँ पर है अभी, और बीच में केवल उष्ण कहाँ पे होंगे सर, ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आपका कहीं पे भी समुद्र नहीं है, यहाँ पे उष्ण जलवायु होगी। जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पे उष्ण जलवायु होगी, क्योंकि समुद्र इसके भी नजदीक नहीं है। बस ये आपके जलवायु वाले क्षेत्र थे। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो आप इनको याद करना पड़ेगा। और जलवायु वाले क्षेत्र में मैंने आपको अच्छे से ये चीजें समझाई है। डिटेल वाला लेसन देखिए, वहां डिटेल है भी। चीजें क्लियर? एक बार अगर कहें तो मैं आपको तुरंत एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, आप साथ साथ बता देना मुझे भी। ठीक है, तो आप देखिए, पर्वतीय जलवायु कहाँ, पलवायु पर्वतीय कहेंगे आप हिमालय क्षेत्र में। शीतोष्ण कहाँ है, जो निम्न हिमालय क्षेत्र में है। उपोष्ण मैदान में। आप बताइए, शुष्क थार मरुस्थल में। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भी, उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र, तो आपको वहां की आर्द्र है तो समुद्र के किनारे होंगे, उष्ण होगा तो दक्षिण में जो आपके द्वीप समूह है, पश्चिमी और पूर्वी घाट है, वहां पे क्या समुद्र के किनारे, वहां पे उष्ण आर्द्र मिलेगी। देखिए, पश्चिमी तटीय पट्टी, बंगाल की खाड़ी के द्वीप भी। अर्ध शुष्क मध्य दक्कन पठार मैंने आपको यहाँ बताया था। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भी, दक्षिणी प्रायद्वीपीय ये वाला एरिया भी बीच में, ठीक है। पूर्वी भारत ये वाला एरिया। बस क्लियर आपकी बात। अब आ जाइए, जलवायु आपकी क्लियर हो गई। इसमें से विभिन्न क्षेत्रों में धूप और वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है भी, मतलब कि अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां वर्षा की मात्रा और धूप की मात्रा अलग अलग होती है भी। ठीक है, जैसे उत्तर भारत में गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जो समुद्र के किनारे होते हैं वहां मौसम आपका सदा सुहाना होता है भी। तो इसने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में क्या है, अलग अलग धूप और वर्षा की मात्रा अलग अलग होती है, और ऋतुओं के अनुसार तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान मतलब, जब जैसे उत्तर भारत की बात करें तो जब शीत ऋतु आती है ना, तो तापमान देखिए आपका 1-2 डिग्री पहुंच जाता है अभी। गर्मी के मौसम में आपका 45-46 डिग्री पहुंच जाता है। समुद्र के किनारे हैं, वहां आपका 30-35 डिग्री पूरे साल के दौरान रहता है, सर्दियों चाहे गर्मियों भी। इसलिए कहा कि पूरे वर्ष के दौरान अलग अलग वहां पे तापमान रहता है, और मौसम के अनुसार तापमान में परिवर्तन होता है, ऋतु के अनुसार भी। और मानसून का प्रभाव भी भिन्न भिन्न ढंग से होता है। मानसून मतलब कहीं पे तो बारिश बिल्कुल कम होती है मानसून के समय, कहीं पे बारिश बहुत अधिक होती है, कहीं पे मीडियम होती है, कहीं पे आपका पूरा साल बारिश होती है, कहीं पे आपका 2-4 महीने बारिश होती है। तो मानसून भी अलग अलग होती है बारिश, मानसून का ठीक है। अब इस आधार पे क्या है कि भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांट लिया गया है। फैक्ट याद रखें, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? आप कहेंगे सर 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है अभी। सरल शब्दों में अब कहेंगे किस आधार पे बांटा गया है अभी, तो वहां पे देखा गया है कि जिस जिस क्षेत्र की जलवायु है, मिट्टी है, वर्षा का प्रकार है, सेम है ना, तो उसको एक भाग मान लिया गया, फिर दूसरे को मान लिया गया, फिर तीसरे को, ऐसे कितने हिस्से बना दिए गए भारत के? 15 कृषि जलवायु क्षेत्र भारत के बना दिए गए हैं। आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। आप कहेंगे सर 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, और ये देख किसके आधार पे किया गया है? ये जलवायु कारक, विभिन्न प्रकार की मिट्टी, ठीक है, जिसके जलवायु कारक है ना, आपके तापमान है, वर्षा है, जैसे ये आपका भारत हो गया पूरा भी, तो ये हिस्सा ना यहाँ के जलवायु कारक है, तापमान एक जैसी रहती, मिट्टी एक जैसी है, स्थलाकृति पेड़ पौधे एक जैसे है, तो इसको एक भाग बना दिया भी। फिर इसी प्रकार इसके दूसरा भाग बना दिया। इस प्रकार पूरे भारत को कितने हिस्सों में बांट दिया? 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांट दिया भी। ठीक है, यह वर्गीकरण से क्या होगा कि सरकार अपनी योजनाएं अच्छे से लागू कर पाएगी भी। वो प्रत्येक को देखेगी, पूरे भारत में एक जैसी स्थिति तो नहीं है। मान लेते हैं कि इस हिस्से में धान बोता है भी, तो वो सिर्फ इस हिस्से में देखेगा कि धान के वालों के लिए में क्या करना, पानी का प्रबंध किस प्रकार से करना। तो ये चीजें सरकार के लिए ये सुविधाओं को लागू करना आसान करवाती है भी। तो बस आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? आपको 15 में। और किसके आधार पे? जलवायु के कारकों, मिट्टी, ठीक है, और वहां पर पेड़ पौधों की समानता के आधार पर इसको बांटा गया है भी। मानसून और कृषि भी क्या है आपका? मानसून और कृषि भी। भारतीय मानसून प्रणाली देश की कृषिगत विविधता में एक प्रमुख आधार है भी। तो आपको क्वेश्चन यही था ना, भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग फसलें क्यों उगाई जाती हैं? तो यहाँ पे एक कारक क्या है? मानसून भी। क्या है आपका? मानसून प्रणाली भी। ठीक है, यह वर्षण
मानसून क्या, मानसून आपका वे हवाएं हैं जो आपकी वर्षा लाती है भी, जो अनेक फसलों के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों का प्रभाव देखा जा सकता है भी। एक बार मैं मानसून को यहीं पे आपको समझा देता हूँ भी। सारी चीजें जो आपको यहाँ पे बताई गई है ना, तो यहाँ पे चीजें मैं आपको बताता हूँ भी। ठीक है, ये आपका भारत है, ये मैंने मैप बना दिया बीच में। यहाँ से बारिश आती है भी, जब आपकी गर्मी होती है ना, मई जून का महीना, तो यहाँ पे वायु दाब क्या हो जाता है आपका कम, और यहाँ पे वायु दाब क्या है आपका ज्यादा। तो जो हवाएं हैं समुद्र ओर से भारत की ओर चलती हैं, चीजें समझना। आप कहेंगे सर चलेंगी, और यहाँ पर ये बारिश लेके आती हैं भी। ये कौन सी दिशा से आ रही है सर? ये तो आपकी उत्तर है, और ये आपकी दक्षिण है, ये आपकी पूर्व है, सॉरी ये पूर्व है, और ये आपकी क्या है, पश्चिम है। आप कहेंगे सर कोई डाउ, ये क्या दक्षिण पश्चिम भी क्या है आपकी दक्षिण पश्चिम। तो भारत में दो प्रकार की, पहले तो ये जाएंगी गर्मियों में इस प्रकार जाएंगी। जब सर्दी का मौसम आएगा भी क्या आएगा, सर्दी का मौसम, यहाँ पे वायुदाब क्या हो जाएगा ज्यादा भी, क्या हो जाएगा ज्यादा, और यहाँ क्या हो जाएगा कम। क्योंकि जैसे ही सर्दी आएगी हवा ठंडी होगी, तो वायु का दाब ज्यादा हो जाएगा, और जो हवाएं वो इस प्रकार से चलेंगी। अब हवा कौन सी दिशा से आ रही हैं? आप कहेंगे सर ये हवा जो यहाँ गई थी ना, ये तो आपका क्या उत्तर पूर्वी। तो भारत में दो प्रकार की मानसून होगी जो हवाएं बारिश लाती है, एक तो क्या दक्षिण पश्चिम, कौन सा आपका दक्षिण पश्चिम, और ये आपकी उत्तर पूर्व। दो प्रकार की मानसून भारत में, ये चीज आपको याद होगी, हाँ सर याद होगी। अब आपको इनका समय याद करना है। ये आपकी जून जुलाई में स्टार्ट होती है, कब, जून जुलाई में भी, और कब तक चलती हैं ये, अक्टूबर सितंबर तक। कब तक, जब तक आपकी सर्दियां नहीं आती तब तक ये भारत में वर्षा कराती हैं। चीजें क्लियर? हाँ सर ये चीज हमें समझ में आ गई कि इसका टाइम है, हमें उत्तर जो आपका दक्षिण है, सॉरी उत्तर दक्षिण कह रहा हूँ, पश्चिम दक्षिण है, या फिर दक्षिण पश्चिम मान लीजिए, कि इसका हमें समय पता लग गया, आने की दिशा पता लग गया अभी। और ये बारिश कहाँ करेगी, ये बारिश देखिए एक बार मैं यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे भी, जो आपका इसको बोलते हैं आपका मालाबार तट, यहाँ पे पश्चिमी घाट है ना, तो इस साइड बारिश नहीं होती, यहाँ से बारिश होती हुई ये पूरे इस भारत में बारिश करती है, यहाँ पर भी। ठीक है, फिर आपकी जो ये यहाँ पर पूरे भारत में बारिश करेगी, कम या ज्यादा वो उसके अनुसार करती है, वो हमें नहीं पढ़ना भी। और जब ये लौटती हुई बारिश है ना, जब आपकी ये फिर लौटती है, तो ये जो दूसरी बारिश है उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून इस प्रकार से आएगी आपकी, और ये देखिए भी इस प्रकार से निकल जाएगी भी वापिस, आपको दिख रहा होगा। तो ये बारिश आपके ज्यादा पूर्वी हिस्से में करती है। और ये जो दो स्थान है भी, यहाँ वाले देखना आप एक बार, ये वाले स्थान, इस पे आते हुए ही मानसून भी बारिश होती है, और जाते हुए ही मानसून भी बारिश होती है। तो इसलिए यहाँ के किसान है ना, वो बहुत बढ़िया फसल आपकी उगाते हैं भी। ये चीज आपकी क्लियर? हाँ सर ये चीज हमें समझ में आ गई भी। एक बार इसको पढ़ लें अब इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ भी। ठीक है, तो भारत के पूर्वी तथा दक्षिण में वृष्टि लाता दोनों मानसून भी, मालाबार और कोरोमंडल के मैदानों सहित तटीय क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसूनों में बारिश होती है। तो वो कौन से थे आपके भी, तो ये देखिए आपके कि ये आपका मालाबार तट था, ये आपका कोरोमंडल तट था। यहाँ पे आती हुई मानसून भी बारिश लाएगी, और जाती हुई मानसून भी बारिश लाएगी। तो यहाँ के किसान क्या है, पूरे वर्ष के दौरान अपनी खेती कर सकते हैं भी। तो जो आपका उत्तर भारत का किसान है ना, तो वहां पे आपका कब खेती होगी, वहां का आपका जून जुलाई के हिसाब से ही आपकी खेती होगी। मानसून के बारे में क्लियर? हाँ सर मानसून के बारे में क्लियर भी। अब है आपका रबी खरीफ और जायद की फसलें भी, क्या है आपकी रबी खरीफ और जायद की फसलें। आपको इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है। ठीक है, रबी की आपकी कब बोई जाती है, खरीफ की आपकी कब बोई जाती है, इनको किस प्रकार का मौसम आपको चाहिए भी। तो सबसे पहले आप देखिए रबी की फसल भी, यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। तो रबी की फसल का समय क्या है भी, रबी की फसल का उगाने का टाइम आपको ये दे रखा, बुआई भी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर भी मध्य अक्टूबर से लेके आपका मध्य दिसंबर तक इसकी बुआई का समय होता है।
जनवरी फरवरी में वृद्धि होती है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। रबी की फसल का समय आपको याद हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल, मध्य अक्टूबर से बुआई इसकी स्टार्ट होती है और इसको काट कर कब लिया जाता है, मार्च अप्रैल में। तो रबी के लिए क्या है आपको, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी, ये बुआई का है। और काटने का टाइम क्या है, मार्च अप्रैल। क्या है आपका, मार्च अप्रैल। आपको याद रखना कि मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती, इतनी चीज याद रह जाएंगी। अब इनको जलवायु कैसी चाहिए भी, इसको जलवायु चाहिए ठंडी, क्योंकि सर्दियों में ठंडी, और जो सर्दियों में चीज उगाई जाएगी ना, उसको जल की मात्रा भी कम चाहिएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना। कम से कम ये तो आप याद रखिए जो दे रखे एनसीईआरटी में, क्या क्या आपके, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना। ठीक है, या फिर देख लीजिए आपके यहाँ सर्दियों में कौन सी फसल उगाई जाती है, वो रबी की है। आपको उदाहरण के तौर पे याद रखना कि रबी को सर्दी लगती है, आपको याद रह जाएगा सर्दियों में कौन सी उगाई जाती है, रबी की फसल। सर्दियों की शुरुआत में ये बोई जाती है और जब गर्मियों की शुरुआत होती है तब इसको काट लिया जाता है। क्लियर, उदाहरण भी याद रह जाएंगे, समय भी याद रह जाएगा रबी की भी। और फसल कौन सी है आपकी, दूसरी फसल आपकी खरीफ की भी। खरीफ की से आपको याद रखना खराब से भी। खराब चीजें कब होती है, जब आपका पानी हो जाए भी। तो ये फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है भी। वर्षा ऋतु की शुरुआत में क्या इस फसल को बोया जाता है भी। वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है सर, ये तो हमारी हो गई जुलाई के आरंभ में, जून के लास्ट में, और जून जुलाई में इसको बोया जाएगा। और सितंबर अक्टूबर में खरीफ वाली को काट लिया जाता है। कई बच्चे सोचते हैं कि एक जो खरीफ वाली होती है ना, ये गर्मी की ऋतु की फसल होती है, गर्मी की नहीं होती। ये किसकी होती है, वर्षा ऋतु की फसल होती है। किसकी होती है, वर्षा ऋतु की फसल होती है अभी। ये बात आप मेन पॉइंट याद कर लेना। चलो इसका मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो इस फसल के लिए क्या क्या चाहिए, ये आपकी गर्म और भारी वर्षण इसको चाहिए भी, थोड़ा सा गर्म तापमान चाहिए इसको, क्योंकि आपको बताया कि जुलाई अगस्त सितंबर आपके गर्मी के महीने होते हैं, तो इसको गर्मी चाहिए। और बारिश आपको ज्यादा चाहिए इसको भी। तो ये आपकी बुआई इसकी कब स्टार्ट होती है, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता देता हूँ कि इसकी बुआई आपकी जून जुलाई और मध्य अगस्त तक इसकी क्या होती है, आप देख सकते हैं मैच करके भी। यहाँ से देखिए आपका ये भी जून जुलाई में इसकी बुआई होती है आपकी, अगस्त तक कर देते हैं बुआई। और जो आपका अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर है उसमें इसको काट लिया जाता है, क्योंकि उस टाइम इसको काट के फिर आपकी वो तो बोई जाएगी शीत ऋतु वाली फसल, रबी की फसल, तो इसको काट लिया जाता है। इसके उदाहरण क्या हैं आप जो याद रखने हैं, इसके उदाहरण हैं आपको चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली, कपास। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। और वर्षाकालीन फसल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्षाकालीन। कई इसको ग्रीष्मकालीन फसल कर देते हैं। ग्रीष्मकालीन फसल होती है आपकी जायद फसलें। क्या होती है आपकी, जायद फसलें भी, जो आपकी कब बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में बोई जाती है। कब बोई जाती है आपकी, मार्च अप्रैल में इन फसलों को बोया जाता है, जायद की फसलों को। कब बोया जाता है जायद की फसलों को, मार्च अप्रैल में। और जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है जायद की फसलों को। आपको तीनों फसलें याद होगी या नहीं होगी, इनके उदाहरण है आपको चार। जायद की फसलों के आपको चार उदाहरण याद रखने हैं अभी। तरबूज, खीरा, तरबूजा, कद्दू भी, या कई बार यहाँ ककड़ी भी शामिल कर देता। क्या कर देता, ककड़ी। ये पांच आपको जायद की फसलों के उदाहरण याद करने हैं। गर्मी का मौसम इन्हें चाहिए, ये ग्रीष्मकालीन फसल होती हैं। क्या होती है, ग्रीष्मकालीन फसल होती है। रबी की, रबी को सर्दी लगती है। खरीफ मतलब खराब, खराब पानी से खराब, मतलब वर्षा ऋतु की वो फसलें होती हैं। ठीक है, और ये आपकी गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम तो आपको क्या खाने का जी करता है सर, न तो कुछ खाने का जी नहीं करता, बस ये कहता कि खीरा खा ले, तरबूज खा ले, खरबूज खा ले, ककड़ी खा ले, या फिर कद्दू खा ले भी। जायद गर्मी के मौसम की ये फसलें होती हैं। तो तीनों फसलें आपको कवर होगी। इनका समय, आपको उदाहरण ये याद रहना चाहिए, और कैसी परिस्थिति चाहिए भी। तो एक बार मैं तुरंत आपको रिवाइज करवा देता हूँ सर। एक तो है रबी की भी, रबी का जलवायु बता दीजिए सर, ठंड चाहिए, कम तापमान, पानी भी कम, भी पानी भी कम। फिर आपकी खरीफ, खरीफ में क्या चाहिए सर, तापमान तो ज्यादा चाहिए, तापमान क्या ज्यादा चाहिए, और पानी भी ज्यादा, भी पानी भी ज्यादा, मतलब फुल वर्षा चाहिए। वर्षा ऋतु की फसल है, इसको वर्षाकालीन फसल बोलते हैं, इसको शरदकालीन। और फिर आपकी जायद भी, जायद में आपकी क्या, आपका ज्यादा गर्म मौसम चाहिए भी। क्या चाहिए, गर्म चाहिए भी। पानी भी इनको इतना ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन पानी चाहिएगा इनको कि इससे कम और
सर्द से ज़्यादा भी। समय इसका सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान रबी की बोई जाती है, मार्च, अप्रैल में काट ली जाती है। जो आपकी जायद है फिर मार्च, अप्रैल में बोई जाती है, जून, जुलाई में काट ली जाती है। जो आपकी खरीफ की फसल है जून, जुलाई, अगस्त में बोई जाती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में काट दी जाती है। ये समय और उदाहरण आपको याद रखने हैं। रख लोगे? हाँ सर, रख लेंगे, कोई डाउट वाली बात हमें नहीं है अभी। जहाँ डाउट आ जाए वहाँ आप बता देना अभी। ठीक है, उसने कहा कि इन फसलों की अपनी खुद की मुसीबतें भी होती हैं क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो फसलें खराब हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको बता रखी है, ये तो आपको पता ही है अभी। ज़्यादा बारिश होंगी तो फसलें खराब हो जाती हैं। कई बार जो कीट हैं वो भी फसलों को खराब कर देते हैं। तो उससे क्या किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है अभी। ठीक है, आपने राज्य या केंद्र शासित में क्या है कि आपके आस-पास जो फसलें उगाई जाती हैं उनकी आप एक क्या करिए, सूची बनाइए और उस सूची को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए कि कौन-सी रबी की, कौन-सी खरीफ की, कौन-सी जायद की और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। उनका समय भी लिखना आपको और अपने घरवालों से पूछ लेना भी। अब है मृदा के बारे में भी। सबसे पहले मृदा का निर्माण कैसे होता है और सबसे पहले आपको बताऊँगा उससे पहले ह्यूमस क्या होता है अभी। जब आपके काले रंग का पदार्थ होता है ह्यूमस, ये आपको दिया गया है ह्यूमस, बार-बार शब्द यूज़ होगा अभी। काले रंग का पदार्थ होता है आपका ह्यूमस और जब बनता कैसे, जब आपके पेड़-पौधे और जीव-जंतु मर जाते हैं ना, पेड़-पौधे टूट जाते हैं, जीव-जंतु मर जाते हैं, तो उनका डिकम्पोज़िशन हो जाता है, विघटन हो जाता है और वो ह्यूमस में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? ह्यूमस में बदल जाते हैं। आपको समझ में आ गया ह्यूमस क्या होता है? और ये बहुत ज़्यादा पोषक होता है आपका, क्या होता है आपका? ये बहुत ज़्यादा पोषक होता है। अब हम देखते हैं आपकी मिट्टी क्या होती है अभी। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, ऊपरी परत क्या बोलते हैं हम? मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है अभी? तो देखिए, पृथ्वी पर पहले क्या थी? चट्टानें थी, सिर्फ क्या थी? चट्टानें थी। आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, पृथ्वी पर पहले सिर्फ क्या थी? चट्टानें थी। अब धीरे-धीरे रोज़ आपका लाखों वर्षों के दौरान कभी बारिश हुई, कभी धूप निकला, तो जो चट्टानें थी कभी तो तापमान कम हुआ तो सिकुड़ गई, जब तापमान ज़्यादा होगा तो फिर फैल गई। ये नहीं कि एकदम से भी ऐसे-ऐसे करने लगी भी। आपका लाखों सालों के परिवर्तन के दौरान ये चट्टान क्या हो गई आपकी? कमज़ोर हो गई, इसमें दरारें आनी स्टार्ट हो गई और धीरे-धीरे ये छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट गई। क्लियर है? आप कहेंगे से टूट गई और ऊपर से जो वनस्पति थी थोड़ी बहुत कहीं पर जो वनस्पति थी वो भी टूटी, जीव-जंतु भी मरे। वो जो आपके ह्यूमस था वो इसमें आकर मिलने लगा अभी। इसमें आके क्या करने लगा? वो मिलने लगा इन दरारों में और धीरे-धीरे बिल्कुल बहुत बारीक टुकड़े हो गए। उसमें जैविक पदार्थ भी मिल गए और ये क्या बन गई आपकी? मिट्टी। मिट्टी का निर्माण आपको समझ में आ गया? हाँ सर, मिट्टी का निर्माण हमारे समझ में आ गया। कोई डाउट नहीं? क्लियर है? मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से और उनमें जैविक पदार्थ मिलने से उनमें पोषकता आ गई। इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण हुआ है अभी। किस कारण से टूटी वो चट्टानें? प्राकृतिक कारणों से भी। किससे? प्राकृतिक वर्षा से, आपका तापमान से, तापमान परिवर्तन के कारण, आंधी से, ठीक है? सारे कारक आपके प्राकृतिक उसमें सम्मिलित है मिट्टी के निर्माण में भी। चीज़ें क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक तो हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे देखते हैं आते या नहीं अभी। तो भारत में मृदाएँ भी, अब है हमारा मिट्टी वाला टॉपिक। अब है भारत में मृदाएँ कितने प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं? तो मुख्यतः आपके ये प्रकार हैं भी। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि ये मृदा बनती किस-किस प्रकार से, किस प्रकार से इनकी बनावट है, इसमें कौन-कौन से मुख्य इनके लक्षण क्या होते हैं? आपसे किसी भी जलोढ़ मृदा कैसे बनती है? काली मृदा के लक्षण क्या है? लाल मृदा से आप क्या समझते हैं? लैटेराइट मृदा से आप क्या समझते हैं? तो वो गुण आपको पर्वतीय या फिर अल्पाइन मृदा क्या होती है? तो ये सारे आपको पढ़ने हैं अभी। तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 और आपकी ये 6 प्रकार की मिट्टियों में मुख्यतः विभाजित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे ये मिट्टियाँ किस प्रकार से बनी हैं और क्या इनकी विशेषताएँ होती हैं। क्लियर बात? बढ़ जाएँ आगे? हाँ सर, 6 मिट्टी हमें याद हो जाएँगी भी। एक जलोढ़, काली, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और लेटराइट, पर्वतीय और मरुस्थलीय, बस जलोढ़ और काली, जलोढ़ और जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है? पर्वतीय और आपकी मरुस्थलीय।
ठीक है, और आपकी कौन सी रहेगी, काली, लाल और लेटराइट, क्या, लाल और लेटराइट मिट्टी भी। अब आपको याद भी हो गई होंगी 6 की 6 मिट्टी। ठीक है, हमने कृषि जलवायु स्थिति जानी थी, ठीक है, कि जलवायु के अनुसार अलग-अलग आपकी फसलें उगाई जाती है, जैसे मौसम के कारण रबी की फसलें आपकी खरीफ की, अब हम मिट्टी के कारण भी अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं अभी। तो यहाँ पे अब मिट्टी के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेतीली एवं बलुई मिट्टी भी, ठीक है। एक है आपका अपक्षय भी, आपका अपक्षय आएगा। अपक्षय का मतलब होता है चट्टान और खनिज कुछ भौतिक और रासायनिक जैविक कारणों से टूटकर मृदा के जो आपके चट्टान हैं या फिर उसके कोई भी चट्टान, उसमें जो खनिज है वो छोटे छोटे टूट कर ना किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं उस चट्टान का अपक्षय होना। क्या होना, उस चट्टान का अपक्षय होना, कि उस चट्टान थी उसको छोटे छोटे टुकड़े में टूट के वो मिट्टी में मिल गई भी, तो ये क्या आपका चट्टान का अपक्षय हो गया। अपक्षय समझ में आ गया। अब आप देखिए सबसे पहले आपकी रेतीली एवं बलुई मिट्टी भी, ये आपको पता है रेतीली मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी को इसने बोला है, क्या बोला है, मरुस्थलीय मिट्टी। आपको पता ना यहाँ रेगिस्तान है आपका राजस्थान का, तो इसके सूक्ष्म कणों से निर्मित होती है भी। रेत के क्या है, सूक्ष्म कणों से ये निर्मित होती है। इसमें जल, वायु और जैविक पदार्थ मिले होते हैं, बहुत कम इसमें जल, वायु और जैविक पदार्थ होते हैं भी। तो इस रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है भी। क्लियर है। ठीक है, ये क्या है, रेत के सूक्ष्म कणों से निर्मित होती है। इसमें जल, वायु के और जो पोषक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, उनका जो मिश्रण होता है बहुत कम मात्रा में इसमें मिले होते हैं। ये रेतीली मिट्टी होती है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, और यहाँ पर जो वनस्पति वो भी नाम मात्र की होती है। दूसरी बात आपकी पर्वतीय, पहले कौन सी थी, मरुस्थलीय और पर्वतीय। मरुस्थलीय और पर्वतीय, मरुस्थलीय को नाम दे दिया इसने रेतीली या फिर बलुई मिट्टी। अब पर्वतीय मृदा भी, इसका निर्माण बर्फ के जमने और पिघलने से होता है भी। बर्फ जम गई, बर्फ पिघल गई। जब बर्फ जम जाती है तो चट्टान क्या होती है, सिकुड़ जाती है, बर्फ पिघलती है, तो फिर वो चट्टान फैलती है, फिर जमती है, फिर पंक्ति। लाखों वर्षों के दौरान ये हुआ है, और जिसके कारण चट्टान टूट गई, और उसके कारण क्या हुआ, चट्टान का अपक्षय हो गया, मतलब चट्टान टूटकर मिट्टी में मिल गई। तो ये मृदा पतली, खुरदरी और पथरीली होती है। ये तो आपकी क्या थी, बिल्कुल बारीक कणे होते हैं रेत के, और ये क्या होती है आपकी पतली, खुरदरी और पथरीली होती है। और ये एरिया आप देख लीजिए, इस एरिया में ये दोनों मिट्टियां आपकी हो गई, पर्वतीय और मरुस्थलीय भी। एक बर्फ के जमने और आपके पिघलने से बनी है, आपकी पथरीली होती है, खुरदरी होती है, और आपकी ये पतली भी होती है भी। आप कहेंगे सर ये चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है भी, चलो भी एक गाद देख लीजिए भी। गाद, गाद एक शब्द आपका, गाद क्या होता है, गाद यार एक महीन धूल जैसी तलछट होती है भी, जो किससे, चट्टानों और खनिजों के कणों से निर्मित होती है। क्या होती है गाद, एक महीन क्या होती है आपकी, तलछट होती है। तलछट में छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े होते हैं, जो नदियां अपने साथ बहाकर ले आते हैं भी। इसके जो कण होते हैं ना, चिकनी मिट्टी से तो बड़े होते हैं भी, और जो आपके रेत के कण होते हैं इससे क्या होते हैं आपके, छोटे होते हैं भी। इसके कण क्या होते हैं, चिकनी मिट्टी से तो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और रेत के कण से क्या होते हैं आपके, छोटे होते हैं, जो नदियां अपने साथ इसको बहाकर ले आती। इसको क्या बोलते हैं, गाद भी। ठीक है, यदि इसके कण बहुत बड़े होंगे ना तो नदियां बहा के नहीं ले पाएंगी, बहुत छोटे होंगे तो भी वो जमा नहीं हो पाएंगे। तो इसके जो कण होते हैं चिकनी मिट्टी से तो बड़े और रेत से छोटे होते हैं। ये बात आपको याद रखना। गाद, गाद क्या होता है, तलछट। तलछट क्या होता है, कौन सा तलछट, जो आपका चट्टानों और खनिजों के टूटने से बना है अभी, वो क्या होता है आपका, तलछट होता है। तो हमने दो मिट्टियां पढ़ ली, दोनों मिट्टी याद है आपको। पर्वतीय मिट्टी बताइए, बर्फ के जमने और पिघलने से जो चट्टाने टूटकर चट्टानों का क्या हो गया, अपक्षय हो गया अभी। ये मिट्टी पतली होती है, खुरदरी और पर्वतीय होती है, पथरीली होती है। जो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी थी, आप कहेंगे सर ये रेत, रेत के कणों से मिली होती है, इसमें वायु, हवा और खनिजों की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है, इसके कण बारीक आपके होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, चार मिट्टी हमारी रहेगी, चारों मिट्टी ये हैं भी। पहले हम काली मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं भी।
जलोढ़ मृदा पर्वतों और पठारों से नदियों द्वारा लाई गई गाद पोषक तत्वों से भरी हुई। जो जलोढ़ मिट्टी किससे बनी है? नदियां हैं जो हम अपने साथ तलछट बहाकर लेके आती है, गाद जो बहाकर लेके आती है उसको जमा कर देती है कहीं पे, और जो मिट्टी बनी है वो क्या होती है? आपकी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन आपको डिफरेंस करना है काली मिट्टी वाली। देखिए भी, काली मिट्टी या कपास वाली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, इसलिए इसको कपास वाली मिट्टी भी बोलते हैं। इसने कहा काली मिट्टी या मृदा, कपास वाली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों के भी, जो चट्टान ज्वालामुखी निकलने से बनी थी ना, उसके विघटन, उनके टूटने फूटने से जो मिट्टी बनी है ना, तो वो मिट्टी क्या कहलाएगी? आपकी काली मिट्टी कहलाएगी। और जल धारण की क्षमता इसमें सबसे ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना। थोड़ा जूम कर देता हूँ और दिखाई आपको दे जाइए तीनों मिट्टियां। क्लियर है? और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लेटराइट या ईंट वाली मिट्टी। जैसे इसको कपास वाली मिट्टी बोलते हैं ना, इसको लेटराइट या ईंट वाली मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि इससे ईंट बनाई जाती है। ये वर्षा के से चट्टानों से, जो आपकी पर्वतीय मिट्टी थी उसमें किससे टूटी थी चट्टानें? आप कहेंगे उसमें बर्फ से टूटी थी, क्योंकि वहां पे बर्फ जमती है चट्टानों पर, ऊंची ऊंचियों पे, ठीक है, जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहां पे। और ये आपकी लेटराइट मिट्टी है ना, ये वर्षा से चट्टानों के टूटने से निर्मित होती है। अगर वर्षा से चट्टानें टूटेंगी ना, तो उसे लेटराइट मिट्टी का निर्माण होगा। होगा क्या? उष्ण जलवायु में यह कठोर हो जाती है। उष्ण जलवायु में यह क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। इस प्रक्रिया से अधिकांश खनिज तत्व बह जाते हैं। जब पानी आता है ना, तो अधिकांश जो खनिज है वो बह जाते हैं, खनिजों की इसमें कमी हो गई। और क्या बचता है इसमें? लोहा और एल्युमिनियम शेष बचते हैं भी। और जो हवा और पानी से क्रिया करके क्या बनाते हैं? इसका रंग थोड़ा सा लाल कर देते हैं भी। इसका रंग कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं भी। ये क्या थी आपकी? लेटराइट या ईंट वाली मिट्टी। आप कहेंगे सर लेटराइट का रंग लाल किसके कारण हुआ है? लेटराइट का रंग हुआ एल्युमिनियम और लोहे की प्रतिक्रिया के कारण। जब वायु और हवा के संपर्क में आते हैं, वर्षा के टूटने के कारण चट्टान जो वर्षा से जो चट्टान टूटती है ना, तब इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये भी आपको ध्यान में रखनी, वर्षा वाला कारक, ठीक है। जो खनिज पदार्थ है वो बह जाते हैं भी, और यहाँ उष्ण जलवायु में ये कठोर हो जाती है, ये चीज आपको भी। अब लाल मिट्टी भी, लाल मिट्टी लावा भी, ठीक है। लाल मिट्टी किससे बनी है? जो लावा था वो आपका धीरे धीरे ठंडा हुआ, और फिर उसकी क्या बनी? आपकी चट्टान बनी भी। उसकी क्या बनी? चट्टान बनी। और जब ये चट्टान टूटी तो ये मिट्टी बनी भी, ठीक है। लावा के धीरे धीरे जमने से जो चट्टान बनी, और जब वो चट्टान टूटी तब इस मिट्टी का निर्माण हुआ। और इस मिट्टी में जो ये लाल रंग होता है, तो ये लोहे, यही आपका सेम। लेकिन इसमें क्या था आपका? लेटराइट में एल्युमिनियम भी था, इसमें सिर्फ आपका लोह होता है भी। लोह नाम का एक रसायन होता है, जो लोहा हवा और पानी से विक्रिया करता है, तो इसका रंग लाल हो जाता है, क्योंकि जंग बनता है इसमें। और यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, न आपकी ये वाली उपजाऊ होती है। ये आपकी 6 मिट्टियां थी। 6 की 6 मिट्टी के टाइप मैंने आपको समझा दिए। डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है अभी, ठीक है। जैसे आपका ये पर्वतीय मिट्टी देखिए, चावल, चाय, जायफल, इलायची और सब्जियां इस पर्वतीय मिट्टी में बोई जाती है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको ये याद करनी भी। मक्का, बाजरा, मूंगफली, सब्जियां और फल आपकी कौन सी मिट्टी में बोई जाती है? इस मिट्टी में बोई जाती है। बस आपको याद ही करनी, समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है भी। जो आपकी ये जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में क्या आपका चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, ठीक है। और कई फसलें आपकी दो दो प्रकार की मिट्टियों में बोई जाती है, अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, मिट्टी में विभिन्नता होने के कारण फसलों में विभिन्नता होती है। अगर इसमें एग्जाम्पल देंगे तो आप या मिट्टी का कोई भी प्रकार लिख सकते हैं, इस मिट्टी में कौन सी फसल, और वही आपका सेम लिख रखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसके पास बुक नहीं है तो भी। सेम ऊपर मिट्टी वाला था ना, वही चीजें भी। और बुक आप ले लीजिए या फिर नेट के माध्यम से डाउनलोड कर दीजिए। ये आपको सिर्फ ये लिखना है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है अभी। ये फसलें इन मृदाओं के लिए आदर्श नहीं है भी। आदर्श मतलब कि जरूरी नहीं कि आपकी हर जो आपको फसलें बोई जाएंगी, हमें और भी चीज देखनी पड़ेगी। सिंचाई की व्यवस्था है या नहीं, आपका तापमान है या नहीं। ये नहीं कि आपने देखा कि अरे जलोढ़ मिट्टी में तो क्या है आपकी, हम चावल उगा सकते हैं, हमने चावल बो दिए भी, और लेकिन आपका पानी की व्यवस्था वहां पे है ही नहीं, तो आपके चावल वहां पर नहीं उगाए जा सकते। आपको बाकी कारक भी देखने पड़ेंगे। मौसम है आपका, जलवायु है, मानसून है, पानी की व्यवस्था, मिट्टी, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तब जाके आपको निर्धारित करना पड़ेगा कौन सी फसल आप वहां पर उगा सकते हैं भी। अब है आपका मृदा की देखभाल भी।
क्या है? मृदा की देखभाल है भी। उत्तम फसल के लिए एक स्वस्थ मृदा अत्यंत आवश्यक है भी। स्वस्थ मृदा का अभिप्राय है कि वो मृदा जिसमें क्या है आपके, क्या होने चाहिए? स्वस्थ मृदा में आपके पोषण तत्व होने चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए और इसके लिए हमें मिट्टी को पोषक तत्व बनाए रखने होंगे भी, ठीक है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फसल स्वस्थ मृदा बोलते भी। तो मृदा को ऑटोमेटिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक तंत्र काम करता है भी, एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है भी मृदा का, वो हम समझते हैं भी। तो मृदा में क्या होते हैं? कहते हैं सर जीवाणु है, कवक है, केंचुए, कीट जैसे विभिन्न सूक्ष्म एवं स्थूल जीव होते हैं मिट्टी के अंदर भी, ठीक है? और इसमें और क्या क्या चीज होती है मिट्टी में? आप कहेंगे सर ये चीज सारी होती है, तो आपके सूक्ष्म जीव और स्थूल होता है आपका मोटा, वैसे देखे तो भी, ठीक है? तो आपका केंचुआ है, ये आपका स्थूल जीव में आएगा भी, ठीक है? और ये बाकी जीवाणु कवक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। और क्या होता है इसमें? खनिज होते हैं, जैविक पदार्थ, ह्यूमस होता है, जल और वायु होती है भी। ये जीव जैविक पदार्थ का अपघटन करते हैं भी। इसमें मिट्टी में क्या क्या चीजें हैं सर? एक तो है आपके सूक्ष्म जीव, या फिर मैं जीव लिख दूं क्या? और प्लस में क्या है? जैविक पदार्थ भी। क्या है आपके? जैविक पदार्थ। आप कहेंगे सर सूक्ष्म जीव है और जैविक पदार्थ है। अब ये जैविक पदार्थ क्या करते हैं? इन सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं? अपघटन। क्या करते हैं? अपघटन। अपघटन मतलब डिकम्पोज करते हैं, मतलब इनको क्या करते हैं? मृदा के स्वास्थ्य को, जो ये आपके जैविक पदार्थ है, इनको ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? आप कहेंगे सर अपघटन कर देते हैं। सिंपल भाषा में हम लिख दिया अपघटन कर दिए। लेकिन अपघटन होता क्या है? अपघटन ये होता है कि आपके घर में चाय चीनी वो रखी, सब कुछ, आपको चाय पीने की मन में है तो आपको चाय बना के दे दी गई, तो मतलब उनका क्या कर दिया गया? अगर देखें सरल भाषा में, अपघटन कर दिया, मतलब आपको जो चीज चाहिए थी वो बना दी। उसी प्रकार ये क्या करते हैं जैविक पदार्थ? इनको इस प्रकार से बदल देते हैं कि जो चीज पौधों को, फसलों को चाहिए उसमें बदल देते हैं। जैसे आपका इसमें नाइट्रोजन होती है, उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट में बदल देते हैं। पौधे नाइट्रेट, नाइट्रोजन नहीं लेते डायरेक्ट, उनको क्या चाहिए? नाइट्रेट चाहिए, नाइट्राइट चाहिए भी। तो ये उसको जैविक क्या करेंगे सूक्ष्म जीव? जैविक पदार्थों को किसमें बदल देंगे? अपघटित कर देते, मतलब पौधों के खाने लायक वो बना देते, यूज करने लायक वो बना देते। अब कहेंगे सर खाने लायक बता दिया, पौधों का क्या मुंह होता है? आपको बातें समझ नहीं, सिर्फ आप कहेंगे सर समझ में आ गया। ये क्या कर देते हैं? अपघटन, मतलब पौधों के यूज करने योग्य बना देते हैं भी। और या फिर बोल देते हैं मृदा के स्वास्थ्य को सुधारते हैं, जिसमें मृदा स्वस्थ पौधे को आश्रय दे पाता है भी। तो क्या है? वो जो सूक्ष्म जीव क्या क्या है मिट्टी में, दोबारा बताना कि मिट्टी में सर सूक्ष्म जीव और जैविक आपके पदार्थ हैं। सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं? जैविक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है और आपकी मिट्टी में एक अच्छी फसल हो सकती है। चीजें क्लियर? हाँ सर ये चीज क्लियर है। अब और कोई काम है क्या? पारंपरिक विधियां भी, ठीक है? तो हम मृदा के इसको, मृदा संरक्षण के लिए भी, मृदा संरक्षण के उपाय, मृदा संरक्षण का मतलब मृदा की उपजाऊ शक्ति को बचाए रखना, ठीक है? तो हमारी कुछ पारंपरिक विधियां, उसको हम देखते हैं। इसमें आपका एक फसल चक्र परिवर्तन भी, क्या है? फसल चक्र परिवर्तन भी। फसल चक्र परिवर्तन में क्या करते हैं हम? अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें बोएंगे भी। क्या है? फसल चक्र परिवर्तन क्या है कि हर बार क्या फसल को बदल कर बोना। यदि हम एक ही फसल को बार बार प्रयोग कर, बार बार बोएंगे, तो क्या हो जाएगी? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की कम हो जाएगी भी, ठीक है? और वो फसल धीरे धीरे, फसल का उत्पादन भी कम हो जाएगा और मिट्टी भी आपकी बंजर हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? फसलों को बार बार बदल कर बोते हैं। इसको बोलते हैं फसल चक्कर परिवर्तन, ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम न हो भी। डिटेल से मैंने इसको समझाया हुआ, जब मैंने लाइन टू लाइन पढ़ा था, उदाहरण देके वहां से आप देखे भी, जिसमें विभिन्न ऋतुओं में एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं भी, ठीक है? एक बार आपने गेहूं बोल दिया, अगली बार उसमें चना बो दिया, ठीक है? एक ही ऋतु में। ये नहीं कि आप हर बार गेहूं उगाते जाएंगे ना, तो भूमि में वे, मान लो गेहूं को चाहिए ए, आपको समझाना ही पड़ेगा कि गेहूं को ए चाहिए जीवित रहने के लिए, तो हर बार गेहूं उगाएंगे और ए आपका बना भी रहे हैं, सूक्ष्म जीव है वो आपका क्या है? ए बना रहे हैं। लेकिन जब आप हर बार गेहूं बोएंगे ना, तो जो ये सूक्ष्म जीव है इतना ज्यादा ए नहीं बना पाएंगे जो हर बार गेहूं के लिए पर्याप्त हो, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपका गेहूं समाप्त हो जाएगा और ए भी समाप्त हो जाएगा और सूक्ष्म जीव भी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए हमें हर बार फसल क्या है, इसको बदल कर बोते हैं भी। तो इसका मेन देखिए, जिसमें विभिन्न ऋतुओं में एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ये लाइन आप याद कर लीजिए भी।
जिससे मृदा में किसी विशेष पोषक तत्वों की कमी नहीं होती भी। ठीक है? आगे आपको फसल चक्र परिवर्तन भी, और एक है आपकी बहुफसली विधि भी। तो इसमें क्या है हम कि एक ही खेत में अनेक फसलें उगाते हैं, भी मिक्स करके उगाते हैं। क्या उगाते हैं? मिक्स करके उगाते हैं। तो जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, किसी पदार्थ को, किसी फसल को जरूरत है नाइट्रोजन की, किसको? नाइट्रोजन की। और जो ये फलियों वाले पौधे होते हैं ना, तो इसके जड़ों में क्या होते हैं? राइबोजियम नाम के जीवाणु होते हैं आपके, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं। किसको लेते हैं? नाइट्रोजन को। तो ये आपने क्या कर दिया, ये फलियों वाला पौधा बो दिया, यहाँ पे कोई दूसरी फसल है, इस पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे जो जड़ों में आपके राइबोजियम है ना, वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन खींच लेंगे, और नाइट्रोजन ये पौधे यूज कर लेंगे, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या बना देंगे? नाइट्रेट इसका बना देंगे भी। तो इस प्रकार क्या है, बहुफसली विधि क्या है कि एक ही समय में हम अनेक प्रकार की फसलें उगाते हैं, थोड़ी थोड़ी उनको मिक्स करके भी। तो इसको बोलते हैं बहुफसली विधि। इससे कीटों का खतरा क्या हो जाता है आपका? कम हो जाता है अभी। फसलों का चयन इस प्रकार किया जाता था कि एक ही खेत से समय समय पर कटाई होती रहे भी। ठीक है? कि समय समय पर आपकी उनकी कटाई होती जाए। एक अन्य महत्वपूर्ण विधि समोच्च जुताई भी। ठीक है? तो जिसमें वर्षा जल से होने वाले मृदा को रोकने हेतु पहाड़ी ढलान के प्राकृतिक घुमाव के अनुरूप जुताई की जाती थी। तो समोच्च जुताई आपका कई बार आता है अभी। क्या आता है? समोच्च जुताई भी। आपको फसल चक्कर, फसलों को बार-बार एक ही ऋतु में फसल को बदल कर बोते हैं, वो आपका क्या? फसल परिवर्तन है। ठीक है? फसल चक्र हो गया। फसल बहुफसल विधि, जिसमें एक ही समय पे हम एक से ज़्यादा फसलें उगाते हैं, वो बहुफसल विधि हो गई। अब आपका समोच्च जुताई क्या होता है कि ढलान वाले क्षेत्र जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है भी, ये आपका ढलान वाला क्षेत्र हो गया अभी। ये क्या आपका? ढलान वाला क्षेत्र हो गया। हम क्या करेंगे, अगर हमें इस पे खेती करनी है ना, तो यदि हम इस प्रकार से कर देंगे भी, यदि जुताई हम इस प्रकार से कर देंगे, इस प्रकार से हमने हल चला दिया, तो पानी की स्पीड और भी तेज हो जाएगी और मिट्टी का कटाव हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ढलान इस प्रकार से, हम इस प्रकार से क्या करते हैं? जुताई कर देते हैं भी। प्राकृतिक गुताव घुमाव के अनुरूप। ठीक है? उसके अनुरूप क्या है, अगर हम वो कर देते हैं ना, तो हमारी मिट्टी का कटाव क्या होता है? कम होता है। तो इस प्रकार की जो जुताई को क्या बोले जाते हैं? समोच्च जुताई भी। अगर उसके, ठीक है? तो यदि हम मिट्टी का कटाव कम है, तो हम जुताई कैसे करते हैं? आपको एक ही वर्ड याद रखना है, प्राकृतिक घुमाव के अनुरूप भी। अगर आपसे पूछे समोच्च जुताई क्या होती है, हम ढलान पे क्या प्राकृतिक घुमाव के अनुरूप जुताई की जाती है। इस प्रकार की जुताई को क्या बोलते हैं? आपका समोच्च जुताई बोलते हैं भी। चीजें क्लियर? समोच्च जुताई भी प्राकृतिक ढलानों के अनुरूप क्या है? प्राकृतिक ढलानों के अनुरूप जुताई को क्या बोलते हैं? समोच्च जुताई बोलते हैं, ताकि आपका मिट्टी का कटाव न हो पानी के कारण भी। क्लियर है ये बात? प्रश्न पक्का आएगा भी, या आपकी समोच्च जुताई क्या होती है भी। ठीक है? समोच्च जुताई क्या होती है, आपके पेपर में आएगा, बार बार बता रहा हूँ। प्राकृतिक, यहाँ पे लिख दूं क्या? ये है आपका प्राकृतिक घुमाव के अनुरूप जुताई भी। क्या लिखना है? प्राकृतिक घुमाव के, ढलानों पर ना, प्राकृतिक घुमाव के अनुरूप, ये शब्द याद रखिए आप। क्या याद रखिए? अनुरूप जुताई क्या कहलाती है? आपकी समोच्च जुताई कहलाती है भी। इसमें कोई डाउट है तो आप बोलिए भी। ये चीज क्लियर आपकी? ये थी आपकी पारंपरिक विधि। तीन विधि आपकी पारंपरिक हो गई। कौन सी? फसल चक्र परिवर्तन, बहुफसल विधि जहाँ ज्यादा फसल बोई जाती है, एक आपका समोच्च जुताई। अब आपको देखना आधुनिक दृष्टिकोण भी। आधुनिक दृष्टि में कौन हम खाद वगैरह, आपके केमिकल रसायन वगैरह का यूज करते हैं, ये आपका क्या है? आधुनिक विधियां हैं अभी। हम खाद डालने लगे हैं, रासायनिक केमिकल पदार्थ हम डालने लगे हैं, ये आपकी क्या है? आधुनिक विधियां हैं। लेकिन इनसे बहुत ज्यादा प्रयोग से क्या होता है? हमारी भूमि बंजर होती जा रही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इनका बहुत कम प्रयोग, या फिर सुविधा अनुसार हमें इनका प्रयोग करना चाहिए भी। ठीक है? वनीकरण है आपका, वृक्षारोपण, इससे भी क्या आपका सीढ़ीदार खेती करना, ये भी आपके सारे क्या है? कारण है भी। अब वर्षा आधारित और सिंचित खेती भी। अब है वर्षा आधारित क्या खेती होती है? वो खेती जो आपकी वर्षा पर आधारित होती है, वह वर्षा पर क्या है? वर्षा आधारित कृषि बोलते हैं। और कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां हमने सिंचाई के लिए क्या है? नहरें लगा ली, नलकूप लगा लिया है, तो उनको हम बोलते हैं सिंचाईत कृषि भी। तो वर्षा आधारित कृषि वह पद्धति जिसमें कृषि वर्षा पर निर्भर ही नहीं करती। इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में
सामान्य जहाँ मानसून ऋतु में पर्याप्त वर्षा होती है भी, ये उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर आपकी मानसून बड़ी अच्छी मात्रा में होती है, तो वहाँ पर क्या वर्षा आधारित कृषि बोई जाती है। जहाँ पर बारिश प्रॉपर होगी वहीं पे तो वर्षा पे आधारित होगा, लेकिन कई बार क्या होता है वहाँ पे वर्षा आपकी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या है उन किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है और धीरे-धीरे हम नहरों वगैरह का जाल बिछा रहे हैं ताकि आपकी वर्षा पे हमारी निर्भरता क्या रहे, कम रहे। वर्षा अगर समझ में आई कहाँ बोई जाएगी? जहाँ पर्याप्त वर्षा होती होगी, लेकिन हर बार पर्याप्त वर्षा नहीं होती, कभी-कभार क्या होती है वर्षा आपकी सही ढंग से नहीं होती आपकी, आपकी कम वर्षा हो जाती है, इसके कारण किसानों को नुकसान आपका ज़्यादा होता है। तो वो आपकी वर्षा आधारित कृषि होती है भी, जो वर्षा पर आधारित हो भी, ठीक है? और इन समस्याओं को निकटने के लिए हमने क्या किया है कि सूखा प्रतिरोधी फसलें बना दी गई। वे फसलें हम बोते हैं कि नेरियम जहाँ पानी की आपकी जिनको पानी की कम आवश्यकता पड़े। सूखारोधी प्रतिरोधी फसलें क्या होती है जिनको पानी की आवश्यकता कम हो, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो भी वो फसलें बची रहेगी। और हम क्या करें नहरों का जाल बिछा रहे हैं ताकि वर्षा पर हमारी कृषि का निर्भरता कम हो गई। ठीक है? क्योंकि वर्षा का तो पता नहीं कब आपकी आ जाए, कब बंद हो जाए। ठीक है? तो इसलिए हम सिंचाई वाला एरिया बढ़ा रहे हैं अभी। सिंचित कृषि आपको पता ही है अभी। जिसमें क्या हमें सिंचित कृषि में फसलों को पानी देने के लिए कृत्रिम विधि का उपयोग किया जाता है अभी नहरों के द्वारा कुओं के द्वारा ठीक है जिनको हम क्या कृत्रिम विधि द्वारा पानी देते हैं वो आपकी सिंचित कृषि हो गई और जिसका वर्षा के द्वारा सिंचाई की थी वो आपकी वर्षा आधारित हो गई ये भी आपको स्पष्ट हो गया दोनों में अंतर। ठीक है और भारत का सिंचाई का इतिहास बहुत पुराना है और सिंधु सभ्यता के समय से ये क्या है कि जल संरचनाओं का निर्माण हमने स्टार्ट कर दिया था अभी। ये आपको याद रखना है वीरम गाँव में स्थित है आपकी गुजरात में मुनसर झील भी क्या आपकी मुनसर झील और इसको किसने बनाया चालुक्य वंश की रानी मीनल देवी ने बनाया है। ये बात भी आपको याद रखनी है भी। वीरम गाँव आपकी है आपकी जगह है गुजरात में जहाँ क्या है आपकी मुनसर झील है क्या आपकी मुनसर झील ये आप जो देख रहे हैं ना ये वाली भी ठीक है और इसको किसने बनाया चालुक्य वंश की रानी मीनल देवी ने आपको निर्मित कराया। यहाँ से आपको फैक्ट पूछ सकता है आपका इतिहास का फैक्ट यहाँ पे दे रखा है अभी कहाँ छुप के बैठा है अभी। तो इसलिए मैं बताऊँ कि हर पॉइंट आपका मैं क्लियर करवाता हुआ चलूँगा, जहाँ तक पॉसिबल हुआ वहाँ तक भी। और कुछ पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है, इसमें आपको 2 यहाँ पे फैक्ट आपको दिए मिलेंगे कि क्या है, एक तो बाँस सिंचाई भी, क्या है आपकी फड़ प्रणाली और बाँस की बूँद-बूँद सिंचाई भी। तो फड़ प्रणाली क्या है, जो महाराष्ट्र में है भी, क्या है आपका महाराष्ट्र में किस विधि द्वारा सिंचाई की जाती है? फड़ प्रणाली भी। इसमें क्या होता है फड़ प्रणाली में, इसमें आपकी छोटी नदियों को नहरों से जोड़ा जाता है, बस आपको इतना याद रखना है कि छोटी नदियों को इसमें नहरों से जोड़ा जाता है। फड़ सिंचाई प्रणाली आपकी महाराष्ट्र में है और बाँस है जो आपकी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बाँस प्रणाली या बूंद-बूंद प्रणाली इसको बोया जाता है। इसके द्वारा आपके पूर्वोत्तर भारत में बाँस को जोड़ दिया जाता है। मान लो ये झरना बह रहा है ना, तो यहाँ झरने से क्या है एक बाँस को जोड़ दिया जाएगा, उस बाँस में से पानी होता हुआ जो जिस पौधे को पानी चाहिए वहाँ तक इसको पहुँचा दिया जाता है। ये आपकी बाँस प्रणाली। फड़ कहाँ पे? महाराष्ट्र में। काम क्या है आपका? छोटी नदियों को नहरों से जोड़ना भी। ये आपको ध्यान रखना भी। बूंद-बूंद सिंचाई जिसको ड्रिप इरिगेशन या फिर या आपकी आधुनिक प्रणाली से मंद-मंद सिंचाई या फिर ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है अभी। इसमें क्या है आपका बूंद-बूंद आपका पौधों की जैसे आपकी नलकी बिछा दी जाएगी। क्या है आपकी नलकी इस प्रकार से बिछी जाएगी और नलकी में इस प्रकार से होल होंगे और उन होल के माध्यम से जहाँ पे पौधा होगा ना, पौधे की जड़ के पास क्या है इस होल को खोल दिया जाएगा। तो इससे क्या पानी की बचत होती है। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, बूंद-बूंद सिंचाई भी बोलते हैं। और जिसे मंद-मंद सिंचाई भी बोलते हैं और ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है नलिकाओं मतलब नलियों के और उत्सर्गों के जाल के माध्यम से जल धीरे-धीरे और सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचता है अभी, ठीक है? ये उत्सर्जक होते हैं जिसमें से पानी निकलता है और ये आपकी नलिकाएँ होती हैं। और जहाँ पौधा होगा ना, वही हम इसको खोल देंगे। मान लो यहाँ पे पौधा है आपका ये भी, तो हमने क्या किया इस नली को यहाँ पे बूँद-बूँद से पानी गिरता रहेगा, ये आपकी क्या है ड्रिप इरिगेशन है। और एक पौधा यहाँ पर है तो हम यहाँ इसको खोल देंगे, यहाँ पानी बाकियों को बंद रखेंगे। इससे यहाँ पे पानी वेस्टेज नहीं होता। ये आपकी ट्रिकल मान लीजिए, बूँद-बूँद में मान लीजिए, ड्रॉप है या फिर मंद-मंद सिंचाई होती है। ये चीज़ें क्लियर? अब आपका फुहारा सिंचाई भी। तो यहाँ क्या है इसमें फुहारे के रूप में आपको कृत्रिम वर्षा की जाती है। ये आपको सबको पता है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं। इसमें फुहारे के रूप में कृत्रिम बारिश की भांति फसलों पर पानी गिरता है अभी। जैसे बारिश हो रही है, फसलों को ऐसा लगेगा कि जैसे बारिश हो रही है, ठीक है? तो ये आपकी फुहारा वाली होगी। अब बीज हैं भई,
तो कई क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है बीज के बारे में। कृषि में बीजों का भी बहुत ज़्यादा बीजों के बारे में ज्ञान है कि जो फसल आपके बढ़िया बीज होते हैं ना, तो उसको हमें क्या है कि हम सँभाल कर रखते हैं भी। ठीक है? कि जो आपकी मान लो कि हमने क्या किए, किस प्रकार से बीजों को हम पहले ज़माने की बताता हूँ कि ये आपके 4 क्षेत्र है भी। ये 4 आपके क्षेत्र है कृषि वाले। आपने यहाँ अलग-अलग प्रकार के बीज बोए एक ही फसल के ए, बी, सी, डी। तो यदि इसमें सबसे ज़्यादा फसल हुई ना, तो हम सी प्रकार के इसके बीजों को क्या सँभाल के रख लेंगे भी, ताकि अगली बार हम चारों में सी प्रकार के बोएँगे ताकि फसल और ज़्यादा हो भी। ठीक है? और फिर इन्हें क्या है कि आपस में बाँट भी लिया जाता है, बाकी पड़ोसियों को भी दे दिया जाता है कि इस प्रकार से आप इसको बीजों को सँभाल कर रखिए, ये फसल आपकी होंगी भी। अब भी आप पड़ोसियों के आपके घरवाले देखना, कई बार पड़ोसियों के यहाँ से बीज माँग के लाते हो कि आपके पास अच्छे बीज हो तो दे दे भी। ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ मॉडर्न ज़माने में, ये तो पुराना तरीका है अभी। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बना दिया गया है अभी, ठीक है? तो गाँव के गोबर और मूत्र से निर्मित एक बीजामृत नाम के मिश्रण को भी एक उन्होंने एक मिश्रण बनाया है। ये आपसे पूछा गया बीजामृत क्या है आपका? बीजों के लिए गोबर के गाय से और मूत्र से, गोबर के गाय से नहीं, गाय के गोबर से और मूत्र से एक सॉल्यूशन बना दिया गया लिक्विड। यदि उसमें मिलाकर आप बीज बोओगे ना, कुछ और चीज़ें भी उसमें मिलानी शहद वगैरह, तो बीज आपका जल्दी उग जाएगा भी और बीज आपका मरेगा नहीं, मतलब कि बीज में से पौधा ज़रूर आपका उगेगा भी। ये किसने बनाया है? आईसीआर ने बनाया है अभी, ठीक है? आईसीआर क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ये आपको ध्यान में रखना है अभी। ठीक है? और ये जो आईसीआर ना और भी किसानों को जानकारी देता रहता है कि आपको किस प्रकार से खेती करनी, किस प्रकार से सिंचाई करना, ये भारतीय किसानों की बहुत ज़्यादा मदद करता है अभी। ठीक है? और लेकिन अब क्या हो गया है, अब भारतीय जो आपका विभिन्न कंपनियाँ आ गई भी बीज के मैदान में भी। तो उस कंपनियों के बीच में एक क्या बात है, उसके बीच में ये बात है कि वो हाइब्रिड बीज बनाते हैं। आप कहेंगे सर ये हाइब्रिड बीज क्या है? आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हाइब्रिड बीज बनाते हैं। ये हाइब्रिड बीज से क्या होता है, अगर आपने फसल बोई तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, फसल तो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कमी क्या है कि ये बीज महँगा आता है भी। क्या आपका बीज महँगा आता है? तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये जो फसल हमने उगाई है, इससे जो हम अनाज निकालेंगे ना, जो अनाज निकालेंगे, उससे अनाज में से हम थोड़ा अनाज रख लेंगे, अगली बार वो बो देंगे। यही वो कमी है इस फसल की कि इसमें से जब हम दोबारा बोते हैं ना, तो वो आपके बीज उगते नहीं हैं, वो आपके उगते नहीं हैं अभी, ठीक है? तो ये देखिए अभी, वर्तमान अधिकतर कृषक विभिन्न कंपनियों में बीज क्रय करते हैं। ये बीज वैज्ञानिक विधियों से निर्मित किए जाते हैं, जिनसे अधिक उपज होती है अभी। वैज्ञानिक विधियों से बना लिए, ये उपज आपकी अधिक तथा ये कीट प्रतिरोध, किंतु बाद में पौधे से जो बीज निकलते हैं अगली ऋतु में बुआई के योग्य नहीं होते, उनको हम बो नहीं सकते भी, क्योंकि आपकी जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी उनके द्वारा प्राप्त अनाज से भी। ये व्यापक आलोचना भी होती है, क्योंकि इस कारण कृषकों की इन बीज कंपनियों पर निर्भरता बढ़ जाती है। अब अगली बार किसान को फिर दोबारा महंगा बीज खरीदना पड़ेगा। तो ये देखिए कंपनियों के लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि मान लो कि एक किसान ने एक बार हाइब्रिड बीज खरीद लिए, उसने फसल लगा दी, अगली बार फिर उसकी जो फसल होगी ना, उसी में से वो बो देगा, अगली बार फिर उसी में से बो देगा, तो कंपनी तो बंद ही हो जाएगी। ऐसे किसान को अब जरूरत ही नहीं रही। तो वो क्या है, आप एक ही बार उन बीजों को उगा सकते हैं, अगली बार उससे उत्पादित जो फसल होगी उस फसल को आप नहीं उगा सकते भी, क्योंकि अगर उस फसल को बीजों के रूप में अगर बोएँगे, तो फसल आपके यहाँ कामयाब नहीं रहेंगी, बीज नहीं उगेंगे भी। पारंपरिक तथा आधुनिक नवाचार भी। ये कुछ ऐसी विधियाँ हैं जो आपकी लगातार प्राचीन रूप से काम करती आ रही है। पारंपरिक ज्ञान मतलब हमारा पुराना ज्ञान, और आधुनिक नवाचार मतलब आज का जो हमारा विचार है, उसका हमने मिश्रण किया है अभी। तो ये देखिए आपका भी। पारंपरिक कृषि में पौधे और मृदा को एक पूरी प्रणाली माना जाता है। इसको मृदा तंत्र कहा जाता है। पौधे और मृदा को एक मिलाकर एक साथ देखा जाता है। अगर मृदा गई तो पौधा गया, पौधे गए तो मृदा गई भी। ठीक है? इसके साथ-साथ खेत को खाद के रूप में अनेक पोषक तत्व भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है? मृदा को क्या पोषक तत्वों का मूल स्रोत माना गया है कि मृदा से ही क्या है आपके पोषक तत्व आते हैं भी। जिसके साथ-साथ खेत की खाद के रूप में अन्य कुछ पोषक तत्व भी प्रयुक्त होते हैं, और जिसमें क्या हम मेन स्रोत तो क्या आपका मृदा है पौधों के लिए। उसके साथ-साथ हम बाहर से भी उसको क्या पोषक तत्व देते हैं, ये आपको बताया गया है। ठीक है? चीज़ें के लिए मूल तत्व, मूल चीज़ क्या जिसे पोषक पदार्थ होता है, ये माना गया आपको उसको मिट्टी को।
मृदा को। इसके साथ हम बाहर से भी क्या उसको पोषक तत्व देते हैं भी। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी। उपस्थित जीवाणु, कवक इत्यादि मिट्टी में पोषक तत्वों को ऐसे रूपों में परिवर्तित करते हैं जिन्हें पौधे सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। वही विघटन वाली बात आपकी दोबारा से आगे भी। इसके स्थान पर पौधे अपनी जड़ों द्वारा जीवों को ऊर्जा प्रदान करके उनके विकास का सहायता करते हैं। अब यहाँ पे एक बात नहीं है कि आपने कहा सर जो सूक्ष्म जीव वो तो विघटन कर देते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों को क्या मिलता है? सूक्ष्म जीवों को मिलता है ऊर्जा, जो पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से उनको प्रदान करते हैं भी। अब ये आपको बता दिया कि सीढ़ीदार खेती से इस प्रकार करने लगे कि ताकि पानी का बहाव न हो और जो मिट्टी का कटाव कम से कम हो भी। तो भारत में क्या 5,000 प्रकार की कृषि विधियाँ थी कृषि करने की। कितनी? 5,000 प्रकार की कृषि थी आपकी, खेती करने की भी विधियाँ थी अलग-अलग। और उसमें से क्या है आपकी 85% से अधिक क्या थी? वैज्ञानिक कारण है उसके। ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ से मैं आपको बता दूँगा अभी। आधुनिक कृषि भी। तो आधुनिक कृषि में क्या हुआ कि हमने खेती में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा 1960 और 70 के दशक में अनाज था वो बहुत कम उत्पादित होता था। तो हमारे कृषि में एक क्रांति लेके आए जिसको हम हरित क्रांति कहते कहते हैं। और हमने उस समय क्या किया कि हमने बदल दिया हमारी कृषि को पूरी तरह। कैसे? कि हम अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्में यूज़ करने लगे। पहले हम साधारण बीज यूज़ करने लगे थे। ठीक है? सिंचाई हमने बहुत ज़ोरों-तोरों से ट्यूबवेल लगा लिए, नहर बिछा दी, ठीक है? बिजली की मोटर वगैरह लगा ली, खूब हम सिंचाई करने लगे। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक स्प्रे वगैरह का प्रयोग करने लगे। और मशीनी उपकरण जो ट्रैक्टर वगैरह थे, थ्रेशर वगैरह आपका अब तो जल्दी-जल्दी सारा काम होने लगा। तो इन सारे परिवर्तनों के कारण क्या हुआ कि हमारी जो फसल में ना बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई उत्पादन में भी। इन 4 कारण के कारण भी, ठीक है? और क्या हुआ कि उसको नाम दिया गया हरित क्रांति। हरा क्रांति मतलब जब एक बहुत बड़े क्षेत्र पे बदलाव होता ना, तो उसको हम क्रांति का नाम देते हैं भी। और हरी मतलब ये फसल से संबंधित, इसलिए हरित क्रांति नाम दिया गया कि आपके खाद्यान्नों में फसलों के उत्पाद में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। कारण क्या थे? कारण ये थे भई आपके, ठीक है? कारण आपको समझ में आ गए चारों? तो अब क्या हुआ आगे? और खासकर हुआ उसका गेहूँ और चावल के में भी। पहले हमारे खाने की भी कमी थी, लेकिन 1970 60-70 के दशक में जब हमने ये परिवर्तन किए, तो हमारे देश में भरपूर आपका गेहूँ और चावल हुआ और इसी को नाम दिया गया आपका हरित क्रांति भी। आप कहेंगे सर बढ़िया हो गया ये तो, लेकिन इससे क्या हुआ कि ये देखिए आपका यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ भी। यहाँ पे देखिए आपका एक चीज़, ये उत्पादन था हमारा 1951 के आसपास भी, 1900, ठीक है? और ये उत्पादन हमारा 1968 में देखिए, मान लो हम यहाँ 10 किलो गेहूँ उत्पादन करते थे टोटल। ठीक है? तो यहाँ पे कितना गुना हो गया? लगभग-लगभग 3 गुना उत्पादन हमारा बढ़ गया, 30 गुना। ये आप ग्राफ देख लीजिए। ये था आपका 1951 में, शायद 56 में होगा शायद ये, और ये 1968 में भी। लेकिन आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, उत्पादन बढ़ गया। लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ क्या हो गया? उसमें सिंचाई बहुत ज़्यादा होने लगी, पानी की कमी होने लगी। अब नुकसान की तो और बात कर रहा हूँ। और एक जब रसायन प्रयोग कर रहे हैं ना, तो इससे गाँव वाले इलाकों में आपकी क्या बीमारियाँ, गाँव वाले नहीं पूरे भारत में ही, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों ने अपना फैलना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि फसल ज़्यादा के लिए हम स्प्रे वगैरह करने लगे, आपके केमिकल रसायनों का प्रयोग हम करने लगे भी, ये देखिए भी। और आपकी सिंचाई ज़्यादा करने से हम क्या पानी की भी कमी होने लगी भी। ठीक है? वैज्ञानिकों के अध्ययन से सिद्ध हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसरों के मामले में वृद्धि होते हुए विश्व भर के अधिकतर कृषि और वैज्ञानिक इस प्रकार की कृषि की संधारणीयता पर प्रश्न उठा रहे। संधारणीयता वर्ड आपका आता है। संधारणीयता अगर किसके आगे लग जाए, इसका मतलब है उसको हमें अ सही ढंग से किस प्रकार से बताऊँ आपको कि हमें उस चीज़ को इस प्रकार से उत्पादित करना है कि उसमें क्या आपकी पर्यावरण को नुकसान न हो, किसी प्रकार की किसी जानवर को कोई क्षति न हो। तो अगर हमें किस चीज़ का इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, तो आपका संधारणीय उपयोग होगा, चाहे वो वन हो, चाहे कृषि हो, कोई भी चीज़ हो। यदि आपको संधारणीय शब्द दिख जाए ना, तो ये लगा लेना कि हमें उस चीज़ में क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना है, उसका हमें क्या है संतुलित प्रयोग करना, उसको हम संधारणीयता बोलेंगे। तो इसने कहा इस प्रकार की कृषि की संधारणीयता प्रश्न उठा रहे हैं कि कृषि से आपका कैंसर हो रहा है, रसायन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहाँ संधारणीय रहा? संधारणीय का मतलब क्या है? किसी को नुकसान हमें नहीं पहुँचाना है। अब संधारणीय मार्ग क्या है कि हमें कृषि को इस प्रकार से करना है कि हमें कम से कम हमारा केमिकल रसायन है उनका प्रयोग कम से कम करना है।
हमें इस प्रकार की फसलें बोनी है कि आपका पानी का भूजल भी आपका बना रहे, और लोगों में हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना है। जैविक खेती मतलब हमें रसायनों का उपयोग कम से कम करना है। ये आपका क्या संधारणीय मार्ग है अभी। आपको संधारणीय मार्ग शॉर्ट में समझ गया ना? हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना है, इस प्रकार नहीं हो कि उससे होने वाले उत्पाद मानव को नुकसान पहुँचाए भी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रसायन वगैरह है उनका कम से कम प्रयोग करना पड़ेगा अभी, ठीक है? जैविक खेती की ओर मतलब हम जो आपका खाद वगैरह यूज़ करते हैं, वो हम क्या है आपकी नेचुरल होती है, प्राकृतिक पेड़-पौधों के गलने सड़ने से, गाय के जो पशुओं के गोबर से गलने सड़ने से जो खाद बनती है, वो हम प्रयोग में करते हैं भई। तो ये आपका संधारणीयता हो गया। पारंपरिक जो हमारी खेती थी उसकी ओर हमें बढ़ना होगा, क्योंकि जो हमारी पारंपरिक पुरानी विधियाँ थी, उसमें हम रसायनों का प्रयोग बहुत कम करते थे अभी। ठीक है, और यहाँ पे आपको फैक्ट मैं आपको बता दूँ, ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब भी देखिए हमारा लेसन 1.5 घंटे के करीब हो गया है अभी। तो यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें आपको जिसको आपको क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन एएफओ भी, खाद्य एवं कृषि संगठन का एएफओ हमें क्या है आपकी जो 3 विधियाँ हैं अभी, जिसको क्या कृषि धरोहर में शामिल की है। 3 कृषि पद्धतियाँ हैं, कश्मीर की खेती है आपकी, ओडिशा की पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ हैं जिसमें वन का प्रबंधन शामिल है, तथा केरलम की समुद्र तल से नीचे कृषि पद्धतियाँ, ये 3 आपको ध्यान में रखने हैं, जिसने आपको क्या है एएफओ ने कृषि धरोहर के रूप में मान्यता दी है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता, कौन सी ऐसी 3 कृषि धरोहर है जिसको क्या है एएफओ ने कृषि धरोहर को रूप में शामिल किया है? कश्मीर में केसर की, ओडिशा में पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ, वन प्रबंधन शामिल है, और जो आपकी केरल है वहाँ समुद्र तल से नीचे कृषि पद्धतियाँ, यहाँ इसके डायग्राम दिए गए हैं अभी। सरकार की भूमिका भी, सरकार क्या कर रही है? सरकार तो एक तो क्या है फसल बीमा कर रही है, वो सरकार फसलों के लिए क्या है बीमा उन्होंने कर दिया, ताकि अगर कोई नुकसान हो जाए तो सरकार जो उनको कंपनियां बीमा कंपनियां किसान को मुआवजा दे देगी। इसके अतिरिक्त क्या करी सरकार उनको, ये देखिए आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी, बाकी उनको सस्ते दाम पर कर्ज, सस्ते ब्याज पर कर्ज दे रही है, उनके लिए सब्सिडी स्कीम्स लॉन्च कर रही है, उन्हें समय-समय पर फसलों के बारे में, बीजों के बारे में जानकारी दे रही है, अच्छे बीज मुहैया करवा रही मतलब उपलब्ध करवा रही। सरकार का ये कार्यक्रम है, ये आपको पता है अभी। अब चुनौतियाँ क्या? चुनौतियाँ ये भू-जोत का छोटा होना। मतलब पहले किसानों पर बहुत लंबे-लंबे खेत होते थे, अब बँटवारे के कारण क्या हो गया, छोटी-छोटी क्या हो गई, उनके पास छोटी-छोटी ज़मीनें आ गई भई, ठीक है? मान लो पहले 10 एकड़ ज़मीन थी, अब 1 एकड़ होगी, 2 बाई फिर आधा-आधा एकड़ होगी। अब आधा एकड़ के लिए क्या है कि वो चीज़ें नहीं ला पाएगा कृषि उपकरण भी। अब आधा एकड़ ज़मीन है वो ट्रैक्टर लेके आएगा, मशीन लेके आएगा, जो टोटल अगर खर्चा करोगे 20-25 लाख होगा। तो क्या वो आधा एकड़ के लिए 20-25 लाख इन्वेस्ट करेगा? कहेगा सर नहीं करेगा वो आधा किला खेती करने के लिए। तो इससे क्या था, अगर वो किराए पे कराए तो महँगा होगा भी। तो ये आपकी एक मेन चुनौती है भू-जोत का छोटा होना कृषि के लिए भी, जिसके कारण क्या पैदावार आपकी घट रही है अभी। किसानों की भू-जोत क्या हो रही है आपकी छोटी हो रही है अभी। और आपका यही है अभी, बस और आपका इम्पोर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। आपका सूखा, जलवायु परिवर्तन इसके कारण आपका सूखा बढ़ रहा है, बारिश का असमान असमान वितरण ये भी क्या है इसकी समस्या, समय पर बारिश न होना भी। तो ये आपका था अभी लेसन, पूरी कोशिश की है कि पूरा अध्याय कवर हो जाए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो डाउट रहेंगे वो हम जो प्रश्न उत्तर करेंगे ना, तो उसको हम सोल्व कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये अध्ययन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।